हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप तो अच्छे हैं, तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, मैं सीए पीएस बनने वाला आप सबका इसे एक प्यारी सी अमेजिंग वीडियो में वेलकम करता हूं। आप लोग कवर कराऊंगा सीएमए फाइनल सीएफआर के सुपर 177 एमसीक्यू। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? सीएमए फाइनल सीएफआर के सुपर 177 एमसीक्यू। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ प्यारी प्यारी सी बातें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हर एक इंडेस और चैप्टर के सुपर एमसीक्यू कवर कराऊंगा। अगर आप पेज नंबर 2 पे देखेंगे तो मैंने आप लोगों के लिए एक प्रॉपर इंडेक्स बना रखा है जिसमें रिस्पेक्टिव चैप्टर जो है उसके अंदर मैंने कितने एमसीक्यू कवर कराए हैं और पेज नंबर क्या है। देखिए दोस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टूडेंट ना एमसीक्यू केवल तभी हैंडल कर पाएगा जब उसे ना अच्छे लेवल की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी और उसने ना अच्छे लेवल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास के अंदर सोल्व कर रखे होंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो सुपर 177 एमसीक्यू कवर कराऊंगा उनका मेन ऑब्जेक्टिव है आपको ये आइडिया आ जाए कि एमसीक्यू को कैसे हैंडल करना है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप लोग ना एमसीक्यू को कैसे हैंडल करेंगे, इसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाए। अगर मैं ये बोलूं कि एग्जाम के अंदर इस वीडियो से कितने क्वेश्चन आएंगे तो किसी को कुछ नहीं पता, ना मेरे को पता और ना कोई इसका एस्टिमेट लग सकता। लेकिन हाँ, जो सुपर 177 एमसीक्यू मैं आपको कवर कराने जा रहा हूं इसमें ना बड़े अच्छे अच्छे लेवल के आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, बड़े अच्छे लेवल की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको आएगी। ठीक, और अगर कोई एमसीक्यू ऐसा हुआ जिसमें मेरे को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। आपने क्या करना, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को ना अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना है। सर ये बताओ, ये हमें सीट कहां पे मिलेगी, ये बुकलेट कहां पे मिलेगी? दोस्त, आपको ना ये बुकलेट मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप पे। सर कैसे मिलेगी? आपने क्या करना है, रमनदीप सर के ना व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है। प्लीज इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। और आपने 3 चीजें भेजनी है, आपका नाम, लेवल, सीएमए फाइनल लिखेंगे और साथ में लिखेंगे 177 सुपर एमसीक्यू सीएमए सीएफआर। रमनदीप सर आपके व्हाट्सएप पे ही इस पीडीएफ को, इस बुकलेट को आपके साथ शेयर कर देंगे। चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं 177 सुपर 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 एमसीक्यू। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिया 16 से, चैप्टर नंबर 1 से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, A Limited has stopped manufacturing operation in its plant for 3 months in the year ended 31st March X1। देखिए क्या होता है, कंपनी ने क्या किया, 31st मार्च X1 ईयर के लिए 3 महीने के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर दी है। हाउ शुड ए लिमिटेड अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू 3 मंथ इन विच प्लांट वाज आइडल अंडर इंड AS 16। देखिए क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि 3 मंथ जब आपने क्या किया था, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को स्टॉप किया था, उसके डेप्रिसिएशन का आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, उसे कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। अब स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आएगा सबसे पहले ना कि अगर 3 महीने के लिए प्लांट स्टॉप हुआ है तो क्या हमें डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? दोस्त मैं आपको बता दूं, इंडिया 16 ये कहता है कि 2 केस में ना डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। एक, जो पीपी है अगर उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू है या आपका मोर देन है कैरिंग अमाउंट से, तो उस केस में डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। सेकंड, जब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ना हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर लेते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ आपका इंड AS 105। अब क्या यहां पे एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन में इक्विवेलेंट या ज्यादा दे रखी? नहीं सर। क्या क्वेश्चन ने कहीं पे मेंशन किया कि आपने असेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर लिया? नहीं सर। तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, तो 3 महीने का जो डेप्रिसिएशन होगा उसे हम पिनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक, नो डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज, रॉन्ग आंसर। डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ इन विच प्लांट वाज आइडल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बिल्कुल भी नहीं। डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ इन विच प्लांट वाज आइडल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिटेन्ड अर्निंग, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग आपका क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है, जबकि हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को करंट ईयर के पीएनएल अकाउंट में चार्ज करते हैं। ठीक, डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ इन विच प्लांट वाज आइडल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल, आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। एक काम और आप करेंगे, देखिए आप लोगों के लिए इंडेक्स बना के मैंने दे दिया है, आप ना कमेंट बॉक्स के अंदर ना टाइम स्टैम्प जरूर बना देंगे। ठीक, और आप ना इन एमसीक्यू को प्रिंट आउट ले लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर हमें एमसीक्यू का आंसर भी दे रखा आपने, बेटा मैंने आप लोगों को आंसर ना चैप्टर के लास्ट में दे रखा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चैप्टर के लास्ट में आपको एमसीक्यू का आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन मैं इन आंसर को यहाँ से टिक नहीं कराऊंगा, मैं एमसीक्यू को टिक करा दूंगा। ठीक है, आपको अगर क्रॉस टैली करना तो आपके पास ये पीडीएफ होगी, आप क्रॉस टैली कर लेना। ठीक, एक काम और आप करेंगे ना, आप ना मेरे साथ साथ एमसीक्यू सोल्व करेंगे। ठीक, अंडर इंडिया 16 विच 2 सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आर अलाउड सब्सिक्वेंटली टू इनिशियल रिकॉग्निशन। देखिए अगर हम इंडिया 16 की बात करते हैं, इंडिया 16 ये कहता है इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, पीपी को
कोस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, और सब्सिक्वेंटली कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आइदर कोस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक, तो यहां पे अगर आप देखें तो कोस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल ऑप्शन बी के अंदर आ गया। Which of these an allowable cost of an asset for capitalization under Ind AS 16? इसमें से कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो हम लोग कैपिटलाइज करेंगे Ind AS 16 के अकॉर्डिंग? Ind AS 16 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं। ठीक, प्रोफेशनल फी से डायरेक्ट कॉस्ट है, जनरल ओवरहेड हम कभी भी कोस्ट का पार्ट नहीं मानते, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस कोस्ट का पार्ट नहीं मानते, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर हम लोग कोस्ट का पार्ट नहीं मानते। चलिए, आपका ऑप्शन ए आ गया। When the revaluation model is used for PP, the gain on revaluation should be treated as, सर अगर मान लो हम PP के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल लगाते हैं तो उसके हम लोग क्या करते हैं, हम कैरिंग अमाउंट के साथ फेयर वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं। अगर फेयर वैल्यू कम है तो लॉस है, पीनल अकाउंट में चार्ज करते हैं, और अगर फेयर वैल्यू ज्यादा तो हम लोग क्या करेंगे, गेन रिकॉर्ड करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो इसने बोला कि अगर गेन होता तो हम क्या करेंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड कर लेंगे। गेन फ्रॉम रिवैल्यूएशन इन इनकम स्टेटमेंट नो, इन P&L नो, आपका इन OCI के अंदर आ जाएगा, ऑप्शन सी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, मैं ना थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रखूंगा, ठीक, सो दैट मैं आपको कम से कम टाइम में सुपर 177 MCQ कवर करा दूं। हाँ, कॉन्सेप्ट में हम लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, क्वालिटी में हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, बस स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे। ठीक, व्हेन एन एसेट इज सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, वेयर इज द गेन और लॉस रिकॉग्नाइज्ड? अगर हम लोग पीपी को सेल करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, आपका P&L अकाउंट के अंदर आ जाएगा। If one large asset has a number of individual component with different useful life, how should this be depreciated? देखिए हम लोग क्या करते हैं, पीपी के केस में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो आपका कंपोनेंट अप्रोच के हिसाब से, मतलब कंपोनेंट बेस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ट्रीट एज वन एसेट एंड डेप्रिसिएट इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट यूजफुल लाइफ, नो। मैं आपको ना बल्कि एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए मतलब इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया, एक हवाई जहाज परचेज किया, ठीक है, और अपने लिए वो पीपी की डेफिनेशन क्वालिफाई करता है। अब हवाई जहाज के अंदर क्या है, जो इंजन है उसकी लाइफ मान के चलते हैं 50 ईयर है, जो आपका बॉडी है हवाई जहाज की मान लेते हैं उसकी लाइफ आपका 30 ईयर है। अब आप यहाँ पे ये मत बोलना कि सर इसकी लाइफ इतनी होती या नहीं होती, बट एग्जाम्पल है, ठीक। और मान लेते हैं आपका जो चेयर वगैरह लगी है उसकी लाइफ 7 ईयर है। हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, हम कंपोनेंट में एलोकेट करेंगे और कंपोनेंट के साथ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे उसने बोला है कि क्या हम हाईएस्ट यूजफुल लाइफ लेंगे कंपोनेंट की, नो। ब्रेक डाउन इनटू डिफरेंट कंपोनेंट एंड डेप्रिसिएट एवरी कंपोनेंट सेपरेटली एज पर द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट कंपोनेंट। बिल्कुल ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इंजन को 50 ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएट करेंगे, बॉडी को 30 ईयर के हिसाब से, और आपका चेयर वगैरह को 7 ईयर के हिसाब से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर Ind AS 16 हाउ ऑफन शुड बी यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट बी रिव्यूड? हम लोग क्या करते हैं, Ind AS 16 ये कहता है कि हर एक ईयर एंड पे, मतलब आपका हर फाइनेंशियल ईयर पे क्या करेंगे आप, रिपोर्टिंग डेट पे आप यूजफुल लाइफ को रिव्यू करेंगे। ठीक, आप रिव्यू करेंगे कॉस्ट को, मतलब रिवैल्यूड अमाउंट या कॉस्ट। ठीक, आप रिव्यू करेंगे एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू को एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड। आपका ऑप्शन ए आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इट इज that future economic benefit associated with an asset will flow to the entity and the cost of the asset can be reliably measured? देखिए क्या होता है, Ind AS 16 ये कहता है कि अगर एक एसेट पीपी की डेफिनेशन क्वालिफाई करते तो हम क्या उसे पीपी रिकॉर्ड करें ना करें, हम रिकॉर्ड कर लेंगे अगर इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, तो प्रोबेबिलिटी आ गया एक तो वर्ड। ठीक, और सेकंड जो कॉस्ट है हम उसे रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं, तो रिलायबली यहाँ पे नॉट रीजनेबली, रिलायबली, तो ऑप्शन आपका सी आ गया। आइए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोग्रेस लिमिटेड चूज टू रिवैल्यू पीपी अंडर Ind AS 16। ठीक है जी। ऑन 31st March X1 देयर हेड ऑफिस बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 30 लाख व्हेन इट इज रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ 25 लाख विद 4.5 लाख ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज अगेंस्ट इट। देखिए हमने असेट को रिवैल्यू किया तो रिवैल्यूड अमाउंट कितने से आया आपका 30 लाख से, एक सेकंड, 30 लाख से, और कैरिंग अमाउंट कितने से आया, हिस्टोरिकल कॉस्ट 25 लाख है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 4.5 है, तो आपका 20.5 लाख से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी? हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 9.5 का जो गेन है उसे OCI के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, ए रिवैल्यूएशन गेन ऑफ 5 लाख, नो, इन्होंने 5 कैलकुलेट किया 30 और 25 का कंपैरिजन करके, जबकि हम लोग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं फेयर वैल्यू और आपका कैरिंग अमाउंट का कंपैरिजन करके। ठीक, ए रिवैल्यूएशन गेन ऑफ 5 लाख शुड बी रिकॉर्डेड थ्रू P&L. A revaluation gain of 9.5 lakhs should be recorded through other comprehensive income grouped with other item that will not be subsequently be reclassified to P&L. एक बात और देखिए, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो होता है जो हम
पीएनएल के थ्रू क्या करते हैं, रूट करते हैं, और एक पार्ट वो होता है जिसे हम कभी पीएनएल अकाउंट के थ्रू रूट नहीं करते। तो जो रिवोल्यूशन सरप्लस है हम ओसीआई की उस कैटेगरी के अंदर रखते हैं जो नॉट रूटेड थ्रू पीएनएल। ठीक, तो विल नॉट सब्सिक्वेंटली बी क्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस, ऑप्शन सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया टर्निंग लिमिटेड हैज अडॉप्टेड रिवोल्यूशन मॉडल एज पर इंड AS, ठीक है जी, सिंस 1 अप्रैल X1 टू मेजर इट्स पीपी एंड हैज रिवैल्यूड इट एज फॉलोज। 1 अप्रैल X1 को पीपी को हमने रिवैल्यू किया अपवर्ड कितने से, 3 लाख से, ठीक है जी। तो 3 लाख का बैलेंस हम कहां लेके गए होंगे, ओसीआई के अंदर। 31 मार्च X2 को हमने पीपी को रिवैल्यू किया 360, रिवोल्यूशन लॉस है। देखिए अगर हम सब्सिक्वेंटली पीपी को रिवैल्यू करते हैं तो उस केस में अगर लॉस होता है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, या गेन भी होता है, हम लोग पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे अर्लियर हमें प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था। अगर आप यहां पे देखेंगे तो अर्लियर हमें क्या हुआ था, गेन हुआ था, और यहाँ पे लॉस हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लॉस को पहले इस गेन के साथ एडजस्ट करेंगे, और रिमेनिंग अगर लॉस हो तो उसे क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके चले जाएंगे। तो 60,000 क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके चले जाएंगे। ठीक, 31 मार्च X3 को क्या होता है, पीपी को हमने दोबारा रिवैल्यू कर दिया कितने, 5 लाख पे। अगर सब्सिक्वेंटली यहाँ पे हमने रिवैल्यू किया और यहाँ पे गेन हुआ तो हम लोग पहले क्या करेंगे, अर्लियर देखेंगे कि क्यूमुलेटिव प्रॉफिट था, लॉस था। क्यूमुलेटिवली अपने को 60,000 का लॉस है, तो हम लोग क्या करेंगे, 60,000 का जो लॉस था उतना गेन पीएनएल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे, और जो बैलेंस है आपका 440 उसे क्या करेंगे, ओसीआई के अंदर लेके चले जाएंगे। ठीक, 60,000 इन क्रेडिट टू पीएनएल, ये ठीक है, 440 क्रेडिट टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आपका ऑप्शन बी आ गया। ध्यान रखना ऑप्शन सी में उसने 440 को कहां क्रेडिट किया, पीएनएल में, जबकि 440 कहां क्रेडिट होगा, आपका ओसीआई के अंदर। ठीक, चलिए ऑप्शन बी, इंड AS 16 डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सर पीपी अगर क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल है, इंड AS 105 लगेगा। बायोलॉजिकल एसेट अदर देन बीरर प्लांट के ऊपर सर आपका 41 लगेगा। एसेट इन एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवोल्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज वगैरह सर आपका इंड AS 16 में कवर नहीं है, तो आपका ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, ऑप्शन डी आ गया। पीपीआर इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट आपका कॉस्ट प्राइस पे, सब्सिक्वेंटली आइदर कॉस्ट मॉडल और आपका रिवोल्यूशन मॉडल। इंड AS 16 इज रिलेटेड टू इन्वेंट्री नो, इंटेलेक्चुअल एसेट नो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऑन सेल ऑफ एन एसेट विच वाज रिवैल्यूड अपवर्ड, हमने क्या किया, एक पीपी को सेल कर दिया जिसे पहले अपवर्ड रिवैल्यू कर रखा था। अपवर्ड रिवैल्यू का मतलब क्या है कि हमने बैलेंस ओसीआई के अंदर लेके गए होंगे हम लोग, ठीक है, रिवोल्यूशन सरप्लस का। व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन रिजर्व। देखिए इंड AS 16 ये कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को सेल करते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा ऑन सेल ऑफ पीपी उसे हम पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे, एक्सेप्ट इन केस जहां पे हम लोग क्या करते हैं, सेट को सेल करके वापस लीज पे लेते हैं। ठीक, लेकिन अगर ऑलरेडी रिवोल्यूशन सरप्लस का बैलेंस है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट से रूट नहीं करेंगे। ठीक, द रिवोल्यूशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू पीएनएल, नो, द रिवोल्यूशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू रिटेन अर्निंग एज ए मूवमेंट इन द रिजर्व विदाउट इंपैक्टिंग द पीएनएल, ऑप्शन बी आ गया। आगे बढ़ते हैं। A machinery was purchased having an invoice price of 1,18,000 including GST आपका 18,000 on 1st April X1. The GST amount is available as input tax credit, ठीक है जी। The rate of depreciation is 10% on SLM basis. The depreciation for X2 X3, देखिए इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, इसे 1 लाख पे रिकॉर्ड कर लेंगे कॉस्ट पे, और 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है तो 10,000 आपका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनलिमिटेड ओन ए मशीनरी विच इज कैरिड इन इट्स बैलेंस शीट एट कैरिंग अमाउंट ऑफ 15 मिलियन, ठीक है जी। बुक वैल्यू मशीन की कितनी है, आपका 15 मिलियन। द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 22.5 मिलियन, जो मशीन की फेयर वैल्यू कितनी है आपका 22.5 मिलियन। ठीक, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये मेरी बैलेंस शीट है, यहां पे मेरे पास एक मशीन आ रही है 15 मिलियन से, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 22.5 मिलियन। इट एक्सचेंज द मशीनरी फॉर ए बिल्डिंग हैविंग ए फेयर वैल्यू ऑफ 30 मिलियन एंड पे एडिशनल कैश ऑफ 4.5 मिलियन एज पर द रेलेवेंट इंड AS द प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ द मशीनरी। देखिए क्या होता है, अगर हम लोग नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन में असेट को एक्वायर करते हैं तो उसके हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ट्रांजेक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है, और अगर फेयर वैल्यू रिलायबली आइडेंटिफाई हो पा रही तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने असेट एक्वायर किया उसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, लेकिन अगर मान लो जो असेट हमने सरेंडर किया और जो असेट हमने एक्वायर किया दोनों की फेयर वैल्यू दे रखी तो उसके हम लोग क्या करेंगे, जो असेट हमने सरेंडर किया उसकी फेयर वैल्यू को कंसिडर करेंगे, एक्सेप्ट इन ए केस जहां पे जो सेट हमने ऑब्टेंड किया अगर उसकी फेयर वैल्यू मोर रिलायबल है। ठीक, अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमने मशीन को सरेंडर किया है तो इसकी फेयर वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 22.5 मिलियन के हिसाब से, और कैरिंग अमाउंट कितने से 15 मिलियन के हिसाब से, तो 7.5 मिलियन का क्या आ जाएगा, आपका गेन रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक, 7.5 मिलियन। ऑन अप्रैल 1st 19 आर लिमिटेड परचेज्ड हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट फॉर ₹4 लाख, ठीक है जी। इनिशियली हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे 4 लाख। ऑन द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन इट वाज एस्टिमेटेड दैट द मशीन हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर एंड रेजिडुअल वैल्यू 40,000, ठीक है जी।
अकॉर्डिंगली दैट एनुअल डेप्रिसिएशन वर्क टू 36,000। कैसे आया? 40,000 का आपका एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू है और 10 ईयर यूजफुल लाइफ है, तो 36,000 पर एनम डेप्रिसिएशन आ गया। ऑन अप्रैल 1 23 आपका 4 ईयर के बाद, आफ्टर 4 ईयर, क्वेश्चन ने मेंशन भी कर दिया, ऑफ द यूजिंग द इक्विपमेंट द कंपनी डिसाइडेड टू रिव्यू द यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू। अगर हम लोग कोई भी चेंज करते हैं यूजफुल लाइफ के अंदर या रेजिडुअल वैल्यू के अंदर, तो इसका इंपैक्ट हम प्रोस्पेक्टिव लेते हैं और इसे हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मान के चलते हैं। ठीक, टेक्निकल एक्सपर्ट वर कंसल्टेंट, अकॉर्डिंग टू देम द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट एट 1 अप्रैल 23 वाज 7 ईयर। ठीक है जी, आपका 7 ईयर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है और रेजिडुअल वैल्यू कितने से 46,000 से। अब यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा होगा? 36,000 हमने क्या किया होगा? 4 ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, तो 144 डेप्रिसिएशन आ गया। 4 लाख से कंपैरिजन करेंगे तो कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा 256। कंप्यूट द रिवाइज्ड एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 23, 24 एंड फ्यूचर ईयर। कितना डेप्रिसिएशन आएगा आपका? 210 डिवाइड बाई 7, 30,000 पर एनम के हिसाब से। ऑप्शन अपना डी आ गया। As per Ind AS 16, which of the following cost is not included in the carrying amount of an item of PP? Cost of site preparation डायरेक्ट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग, अगर हम रीलोकेट करते हैं तो ये कॉस्ट अपनी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं मानी जाती, हम इसे क्या करेंगे? कॉस्ट का पार्ट नहीं मान के चलेंगे, तो ऑप्शन बी आ गया। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना Ind AS 23। इन डिटरमाइनिंग द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, हम जब बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज का अमाउंट निकालेंगे, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइड सेट। देखिए Ind AS 23 ये कहता है कि अगर हम बोरिंग कॉस्ट इनकर करते हैं इन रिलेशन टू क्वालिफाइड सेट, तो हम लोग क्या करेंगे? बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइज करेंगे, और अगर हम बोरिंग कॉस्ट इनकर करते हैं अदर देन ऑन क्वालिफाइड सेट, तो उसे क्या करेंगे? पीनल अकाउंट के अंदर चार्ज करेंगे। ठीक, अब बोरिंग कॉस्ट हम जब कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्वालिफाइड सेट चाहिएगा हमें, तो कहते हैं जब आप अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइड सेट कैलकुलेट करेंगे, उसमें इंक्लूड करेंगे ओनली दोज एक्सपेंडिचर दैट हैव रिजल्टेड इन, एक पेमेंट इन कैश इंक्लूड होता है। ठीक, अगर हम अदर सेट ट्रांसफर करते हैं तो उसे इंक्लूड करके चलते हैं। जैसे मान लो हम एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और बिल्डिंग अपनी क्वालिफाइड सेट, ठीक, तो उसके में जो भी हम पेमेंट करेंगे कैश के अंदर उसे इंक्लूड करके चलेंगे। जो भी हमने इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी इनकर्ड की है उसे इंक्लूड करके चलेंगे। अगर कोई असेट ट्रांसफर किया है तो हम उसे भी क्या करें? इंक्लूड करके चलेंगे। जैसे मान लो हमने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, और हम सीमेंट बनाते हैं और हम अपने यहाँ सीमेंट बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, तो आपका ट्रांसफर ऑफ अदर एसेट आ गया। ठीक, एजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटी आ गई, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज ए बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड? इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल आपका बोरिंग कॉस्ट कंसीडर नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंटरी इन लार्ज क्वांटिटी ऑन रिपीटेटिव बेसिस, स्पेशली एक्सक्लूड कर रखा है इसको। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग यूटिलाइज टू एक्वायर बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, सर ये कवर नहीं होगा। डिविडेंड पेड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस यूज टू फंड द डेवलपमेंट ऑफ ए क्वालिफाइड सेट, बिल्कुल कवर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी अपना जो रिडीमेबल है वो लायबिलिटी मानी जाती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी मानी जाती है। ठीक, तो ऑप्शन डी आ गया। बोरिंग कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट एक्सपेंसिस, ध्यान रखना बोरिंग कॉस्ट में क्या इंक्लूड नहीं होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंसिस कैलकुलेटेड यूजिंग द EIR एज डिस्क्राइब्ड इन इंड AS 109, बिल्कुल कवर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया? हमने डिवेंचर इशू कर दिए 100 रुपीज के, ठीक है, और आपका हमने कॉस्ट इनकर्ड किए 2, तो हम लोग क्या करेंगे? EIR के बेस पे आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। और जैसे मान लो का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, तो ये जो 2 की हमने इनिशियली कॉस्ट इनकर्ड की, इसे भी हम क्या करेंगे? EIR के थ्रू रूट करेंगे। ठीक, मतलब EIR के थ्रू हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक, इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 16, सर बिल्कुल आपका इंक्लूड होगा, लेकिन इसने पूछा डू नॉट इंक्लूड। ठीक, एक्सचेंज डिफरेंस राइजिंग फ्रॉम ए फॉरेन करेंसी बोरिंग टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट, बिल्कुल सर कवर होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर फॉरेन बोरिंग कॉस्ट, तो हम लोग क्या करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज लॉस को कैपिटलाइज करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ लोकल बोरिंग कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ फॉरेन बोरिंग कॉस्ट। ठीक, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन ओन फाइनेंस रिसोर्स और इंटरेस्ट नोशनल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल मना कर रखा है इंड AS 23 ने। इंड AS 23 कहता है कि अगर आपके अपने पैसे लगे तो आप उसके ऊपर नोशनल कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन आपका डी आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफाइड एसेट? फाइनेंशियल एसेट क्वालिफाइड एसेट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है, इंटेंजिबल एसेट क्वालिफाइड एसेट होती है, पीरियड प्लान क्वालिफाइड एसेट होती है। ठीक, इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग द बोरिंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड। देखिए अगर स्पेसिफिक बोरिंग है तो उसके हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ना आपका एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं एज रिड्यूस्ड बाय टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक, लेकिन फ्रॉम द डेट व्हेन आपका जब कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट की सारी कंडीशन क्वालिफाई हो जाती है, देयर मस्ट बी आपका बोरिंग कॉस्ट
एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड ऑन क्वालिफाइड एसेट, और आपका नेसेसरी एक्टिविटी हैज बीन स्टार्टेड, ठीक। In case of specific borrowing, the borrowing cost is capitalized. To the extent of borrowing are utilized for construction, no. To the extent of expenditure incurred on construction of the qualified asset, no. On the total amount of specific borrowing from commencement date, less income on temporary investment made out of such borrowing. Option C आ गया. When will be the specific borrowing be considered as general borrowing? देखिए होता क्या है, जैसे मान लो हमने पहले आपको स्पेसिफिक बोरिंग जनरल बोरिंग का मीनिंग बताता हूँ, ठीक, फिर आपको एक केस बताता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन कराऊंगा। मैं बैंक में गया, मैंने कहा बैंक जी मेरे को ना बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। बैंक ने कहा ठीक है, हम आपको ना 10 करोड़ का लोन देते हैं, ध्यान रखना इस पैसे को आप ना सिर्फ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे। हाँ, अगर पूरा पैसा एक साथ यूज नहीं हो पाएगा तो आप उस केस में क्या करेंगे, इसे टेम्परेरी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरिंग। अब अगर मान लो मैं कोई ऐसी बोरिंग लेता हूं जिसके मल्टीपल यूज है, तो उसे हम बोलते हैं जनरल बोरिंग। अब होता क्या है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया बट मैंने ये अमाउंट रीपे नहीं किया, तो फिर मेरे लिए क्या बन जाता है, जनरल बोरिंग बन जाता है। When will be the specific borrowing can be considered as general borrowing? When substantially all the activity necessary to prepay the qualified asset for which specific borrowing was taken for its intended use or sale are complete. Option A, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Adit Lab are planning to expand their business and open 2 more branches in the vicinity of the 2 new hospital being built in the area, ठीक है जी। The enterprise is using fund from their general borrowing for this expansion project, ठीक है। The finance director of the company has briefly read about the capitalization of the interest paid on the borrowing. जो फाइनेंस डायरेक्टर साहब है ना, उसने आपका ब्रीफली पढ़ रखा है कि हम इंटरेस्ट पेड को कैसे कैपिटलाइज करते हैं, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उसने इंडेक्स 23 रेफर कर रखा। He has sought your clarification on this matter if the entity can capitalize interest on 10% which is the highest interest rate of all the borrowing they made during the year। नहीं, हम हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैपिटलाइज नहीं करते हम लोग, बल्कि क्या करते हैं, हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक। Which of the following are correct about the capitalization of the interest on borrowing made by the company as per Ind AS 23 borrowing cost? और मैं आपको बता दूं, जो हम लोग ना आपका वेटेड एवरेज बोरिंग कोस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हम जनरल बोरिंग के केस में कैलकुलेट करते हैं, हम कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं। फाइनेंस डायरेक्टर इज राइट, नो। Capitalization rate should be weighted average of the all borrowing cost applicable to the borrowing of the enterprise that are outstanding during the period, बिल्कुल ठीक है। Other than borrowing made specifically for the purpose of the obtaining a qualified asset, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, हरीश लिमिटेड हैज टेकन ए लोन ऑफ USD 22,000 एट द रेट 5% पर एनम, फॉरन लोन आ गया, फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए प्लांट, इंटरेस्ट पेबल ऑन विच इज एनुअल, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 23 द एक्सचेंज रेट वाज आपका 45 पर USD। हमने क्या किया, $22,000 का फॉरेन से लोन लिया, किस रेट से, 5% के हिसाब से, और उस दिन एक्सचेंज रेट आपका 45 था। एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 24 इज 48 पर USD, ये क्लोजिंग रेट आ गया। Had Harish Limited borrowed the corresponding amount from Union Bank of India, the rate of interest would be 11%। अगर हम लोग जनरल बोरिंग लेते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ता अपना, 11%। The borrowing cost to be capitalized for the year ended 31 March 24 as per the relevant Ind AS। हमें बताना है कि बोरिंग कोस्ट हम कितना कैपिटलाइज करेंगे। देखिए एक तो आपका फॉरेन बोरिंग कोस्ट आ जाएगा, कितने से, $22,000 है इंटू 5%, आपका $1,100 है। कन्वर्जन रेट आपका ईयर एंड पे 48 है, इस हिसाब से हमने क्या किया होगा, इंटरेस्ट पे किया होगा, तो 52,800 अपना इंटरेस्ट कोस्ट आ गया, ठीक। सेकंड आएगा लोकल बोरिंग कोस्ट इन कंपैरिजन टू आपका फॉरेन बोरिंग कोस्ट, उसका कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे, आपका फॉरेन एक्सचेंज लॉस के साथ, और जो भी लोअर अमाउंट होगा उसे क्या करेंगे, आपका कैपिटलाइज कर देंगे। बल्कि मैं ऐसे बोल सकता हूं सेंटेंस फॉर्म में, फॉरेन एक्सचेंज लॉस शैल बी कैपिटलाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ लोकल बोरिंग कोस्ट इन एक्सेस ऑफ फॉरेन बोरिंग कोस्ट। अब यहां पे देखिए एक्सचेंज लॉस कितने से हुआ सर, 3 के हिसाब से, तो 66,000 ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज लॉस। अगर हम लोकल बोरोइंग करते तो व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट कोस्ट, सर $22,000 इंटू 45, हम लोकल बोरिंग लेते 990 के हिसाब से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना पे करना पड़ता सर, 11% के हिसाब से, ये अमाउंट आता आपका 1,08,900। लेकिन हमने फॉरेन बोरिंग कोस्ट कितनी इनकट की है सर, 52,800, तो हमें बचत कितनी होगी सर, 56,100। तो हम लोग क्या करेंगे, हम फॉरेन एक्सचेंज लॉस को कैपिटलाइज करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ लोकल बोरिंग कोस्ट इन एक्सेस ऑफ फॉरेन बोरिंग कोस्ट, दैट इज 56,100। तो इनमें लोअर अमाउंट कितने आ गया, 56,100, तो टोटल आपका बोरिंग कोस्ट कैपिटलाइज होगी 52,800
प्लस आपका 56,100 फॉरेन एक्सचेंज लॉस, ठीक, 1,08,900, और जो डिफरेंस होगा इसका ये आपका पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ आपका इंड AS 21, ठीक, 108,900, ऑप्शन बी आ गया। आगे बढ़ते हैं। इंड AS 38, एन इंटेंजिबल एसेट विद ए फाइनाइट यूजफुल लाइफ शुड बी एमोटाइज्ड ओवर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 38। आपने बताना इसमें से कौन सा इंड AS 38 के अकॉर्डिंग कवर नहीं है। इंटेंजिबल एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, कवर नहीं है। असेट राइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट, कवर नहीं है। नॉन इंटेंजिबल एसेट हेल्ड फॉर सेल, कवर नहीं है, ठीक, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ए न्यूली सेटअप .com entity has recently completed one of its highly publicized research and development project, ठीक है। It seek your advice on the accuracy of the following statement made by one of its stakeholder, state which one is true. Cost incurred during the research phase can be capitalized. No, हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च फेज के खर्चे को पीएनएल अकाउंट में चार्ज करते हैं, डेवलपमेंट फेज के खर्चे को क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं फ्रॉम द डेट जब डेवलपमेंट फेज से स्टार्ट हो जाता है, ठीक, और सब्जेक्ट टू आपका फेयर वैल्यू या रिकवरेबल अमाउंट बोल सकते हैं, ठीक। कोस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज कैन बी कैपिटलाइज, बिल्कुल ठीक है। इफ क्राइटेरिया सच एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बीइंग एस्टैब्लिश्ड आर मेट, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है अभी तक के हिसाब से, ठीक। ट्रेनिंग कोस्ट नहीं। डिजाइनिंग ऑफ जिग एंड टूल क्वालिफाई एज रिसर्च एक्टिविटी, नहीं, आपका ऑप्शन बी आ गया। एजी लिमिटेड हैज परचेज्ड ए कंप्यूटर विद वेरियस एडिशनल सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ इंड AS 38। देखिए क्या होता है, जब हम लोग ना असेट खरीदते हैं तो ऐसा हो सकता है कि टेंजिबल के साथ इंटेंजिबल सेट कनेक्ट होकर आ गई हो, या जब हम इंटेंजिबल सेट परचेज करते हैं, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर परचेज करना तो उसके लिए मेरे को कैरिंग डिवाइस चाहिए, ठीक है, तो उसके साथ टेंजिबल सेट आ सकते थे। इस केस में सब्सटेंशियली क्या प्रोविजन है, अगर मैं टेंजिबल सेट परचेज करता हूं और उसके साथ इंटेंजिबल सेट आ जाते हैं, वो अमाउंट मटेरियल नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, टेंजिबल सेट रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैं इंटेंजिबल सेट परचेज करता हूं और उसके साथ टेंजिबल सेट आती है और उसका अमाउंट मटेरियल नहीं, तो मैं क्या करता हूं, इंटेंजिबल सेट रिकॉर्ड करता हूं। लेकिन अगर दोनों का अमाउंट मटेरियल, तो उसके हम क्या करते हैं, फिर अमाउंट का एलोकेट कर लेते हैं, ठीक। एजी लिमिटेड ने क्या किया, एक कंप्यूटर परचेज किया एडिशनल सॉफ्टवेयर के साथ, और ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, तो इसके हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ टेंजिबल सेट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। रिकॉग्नाइज कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एज टेंजिबल एसेट, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन आपका ए आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एनुअली इरिस्पेक्टिव द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट और नोट। देखिए 3 एसेट ऐसी होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एनुअल इंपेयरमेंट करते हैं इरिस्पेक्टिव के इंडिकेटर है नहीं, हाँ इंडिकेटर है तो भी हम इंपेयरमेंट चेक करे ही करेंगे। और 3 एसेट ऐसी है जब इंडिकेटर भी नहीं होंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए इंडिकेटर में तो इंपेयरमेंट चेक करते ही करते हैं, लेकिन 3 एसेट ऐसी है कि इंडिकेटर ना भी होंगे तभी हम क्या करेंगे, एनुअल आपका इंपेयरमेंट करेंगे, ठीक। एक होती है इंटेंजिबल सेट अंडर आपका इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ। Which of the following is required to be tested for impairment annually irrespective of the presence of the indicator of impairment or not? ये आ गया। Intangible set not yet available for use, सेकंड सेट ये, और थर्ड आपका गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो इंटेंजिबल सेट विद एन इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ, इंटेंजिबल सेट जो आपका नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज है, और आपका गुडविल अराइजिंग अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको इंड AS 36 में जनरली देखने को मिलता है। एमोर्टाइजेशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट सीज, हम इंटेंजिबल सेट के ऊपर जो एमोर्टाइजेशन है उसे कब सीज करेंगे, सर अर्लियर ऑफ द टू डेट। एक, जब हम असेट को क्लासिफाई करेंगे एज हेल्ड फॉर सेल, या जब हम असेट को क्या करेंगे, डी रिकॉग्नाइज करते हैं बुक्स में से ना, तो जो भी उनमें से पहले डेट आएगी, ठीक। एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट सीज when the asset is derecognized, when the asset is withdrawn from use, at the earlier when the asset is classified as held for sale, or when the asset is derecognized, ऑप्शन सी आ गया। Which of the following item qualify an intangible asset under Ind AS 38? Advertisement and promotional on the launching of a huge product, no. Operating loss, no. College tuition fee paid to employee who decided to enroll in an executive MBA program, no. लीगल कॉस्ट पेड टू इंटेलेक्चुअल एक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर टू रजिस्टर ए पेटेंट, बिल्कुल डायरेक्ट कॉस्ट है, इसे हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। एजी लिमिटेड इज डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग X1 X2 एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज आपका 11 लाख, ऑफ विच 8 लाख वाज इनकर्ड बिफोर 1 जनवरी एंड 3 लाख वाज इनकर्ड बिटवीन आपका जनवरी एंड 31 मार्च X2, ठीक है। द कंपनी इज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑन 1 जनवरी X2 द प्रोडक्शन प्रोसेस मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज एन इंटेंजिबल एसेट। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 जनवरी के बाद जो कॉस्ट इनकर्ड करेंगे उसे कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक। सब्जेक्ट टू आपका रिकवरेबल अमाउंट,
द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द नो हाउ एम्बेडेड इन द इकोनॉमिक प्रोसेस इंक्लूडिंग फ्यूचर कैश फ्लो टू कंप्लीट द प्रोसेस बिफोर इट इज अवेलेबल फॉर यूज इज एस्टिमेट टू बी 2 लाख एज एट 31 मार्च X2। देखिए 8 लाख का अमाउंट रिसर्च पे है, इसे प्रिंसिपल अमाउंट में चार्ज कर लेंगे। 3 लाख का अमाउंट सर क्या आपका डेवलपमेंट फेज पे है, तो इसे हम क्या करेंगे कैपिटलाइज करेंगे सब्जेक्ट टू आपका रिकवरेबल अमाउंट। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रिकवरेबल अमाउंट कितने से 2 लाख से, तो 2 लाख हम लोग क्या करेंगे कैपिटलाइज करेंगे, वो आपका कैरिंग अमाउंट बन जाएगा। तो इसने कैरिंग अमाउंट पूछा है, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट, आपका 2 लाख आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मिल्की वे लिमिटेड इज कंडक्टिंग रिसर्च इन रिस्पेक्ट ऑफ अटैचिंग सेल्फ चार्जिंग बैटरी इन ऑल इट्स व्हीकल। इट हैज ऑलरेडी इनकर्ड ₹15 लाख लास्ट ईयर फॉर दिस रिसर्च। कंपनी ने क्या किया, रिसर्च के ऊपर लास्ट ईयर 15 लाख का खर्चा किया। ठीक, ड्यूरिंग द ईयर 23-24 इट इनकर्ड 5 लाख ईच मंथ एज ए पार्ट ऑफ रिसर्च एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑन 1 मई डायरेक्टर फाउंड दैट द रिसर्च इज सक्सेसफुल एंड इज गोइंग टू ब्रिंग ए कैश फ्लो 300 लाख इन कमिंग ईयर टू द कंपनी। कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 24 इन द बुक्स ऑफ मिल्की वे लिमिटेड। देखिए करंट ईयर में कंपनी ने क्या किया, 5 लाख का खर्चा रिसर्च पे किया, और उसके बाद क्योंकि एक ही महीना ना, उसके बाद आपका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होगी, उसके बाद 5 लाख पर मंथ उसने इनकर्ड किया डेवलपमेंट फेज पे। तो 11 इंटू आपका 5 लाख, 55 लाख से हम क्या करें अमाउंट का अप्लाई करते हैं, 5 लाख का अमाउंट क्या करें पिनल अकाउंट में चार्ज कर लें। ठीक, तो एक्सपेंडिचर 5 लाख से आ गया और इंटेंजिबल एसेट आपकी 55 लाख से आ गई। एजी लिमिटेड एक्वायर्ड कॉपीराइट फॉर 750 ऑन 1 अप्रैल X1। तो हम लोग क्या करेंगे 750 कैपिटलाइज कर देंगे 1 अप्रैल X1 को। द मैनेजमेंट असेस्ड द कॉपीराइट यूजफुल लाइफ एट 25 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। द एंटिटी विल कंज्यूम द कॉपीराइट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इवनली और 25 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, द फेयर वैल्यू ऑफ द कॉपीराइट एट 31 मार्च X3। 2 साल के बाद क्वेश्चन ने बताया कि हमें फेयर वैल्यू कितनी है, 7 लाख है। एंटिटी सेल मेजर द कैरिंग अमाउंट ऑफ द कॉपीराइट 31 मार्च X3। देखिए हम 31 मार्च को क्या करेंगे X3 को पहले कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे आपका रिकवरेबल अमाउंट के साथ। ठीक, अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होता है इग्नोर कर देंगे, रिकवरेबल अमाउंट कम होता है उसके इसमें क्या करेंगे इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, और कैरिंग अमाउंट में फिर रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ आपका इंड AS 36। ठीक, यहाँ पे देखिए 750 डिवाइड बाई 25 ईयर, तो पर एनुअल डेप्रिसिएशन कितने से आएगा सर, ये आएगा आपका 30,000 से। तो 2 साल का एमोटाइजेशन डेप्रिसिएशन कितने से आएगा 60,000 से। तो कैरिंग अमाउंट कितने से आ गया सर 690 से, और आपका रिकवरेबल अमाउंट जो फेयर वैल्यू वो 7 लाख से, तो कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। 690 हम लोग क्या करेंगे कैरिंग अमाउंट दिखा देंगे आपका 31 मार्च X3 को 690 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंड AS 36। Which of the following is not an internal indicator of impairment? Economic performance of the asset is worse than expected। ये internal indicator होता है। Physical damage of the asset internal indicator होता है। Decline in the market value ये आपका external indicator होता है। क्वेश्चन ने पूछा कि internal indicator कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आपका C आ गया। Which of the following is not covered by Ind AS 36 impairment of asset? इसमें से कौन सा आपका Ind AS 36 में कवर नहीं है? डेफर्ड टैक्स एसेट कवर नहीं है, इन्वेंटरी कवर नहीं, फाइनेंशियल एसेट कवर नहीं, तो ऑल ऑफ द अबव आ गया। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट और कैश जनरेटिंग यूनिट इज हायर ऑफ आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज, ऑप्शन आपका ए आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। When a cash generating unit has an impairment loss, the loss must be firstly applied to आपका goodwill. When an impairment loss occur, the carrying amount of the asset should be reduced to its, अगर impairment loss हम लोग क्या करेंगे carrying amount को reduce कर देते हैं आपका recoverable amount तक। Smallest identifiable group of assets that generate cash inflow that are largely independent of the cash inflow from other asset or group of asset is known as आपका CGU। CGU का मतलब क्या होता है कि CGU क्या है, आपका स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट होता है जो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करता है, लार्जली इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करता है, तो आपका कैश जनरेटिंग यूनिट ऑप्शन आ गया। ठीक, इन मेजरिंग वैल्यू इन यूज कैश फ्लो प्रोजेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन बजट ऑब्लिक फोरकास्ट कवरिंग ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ आपका 5 ईयर होता है। ठीक है, अनलेस ए लॉन्गर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड, तो ऑप्शन आपका बी आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। इज कंसिडर्ड as recoverable amount when it is possible to measure the fair value less cost of disposal for an asset। देखिए हम लोग रिकवरेबल अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं आपका हायर ऑफ टू एक वैल्यू यूज और सेकंड आपका फेयर वैल्यू लेस आपका
कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल पॉसिबल नहीं बने ली, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर वैल्यू न्यूज को रिकवरेबल अमाउंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका वैल्यू न्यूज आ जाएगा। एन असेट हैज ए मशीन हुज ओरिजिनल कॉस्ट आपका 120, ठीक है। एक्चुअल डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन इज आपका 45,000। तो कैरिंग अमाउंट कितने से आ गया, 120 माइनस 45,000 सर 75,000 से। सिमिलर मशीन हैज रिसेंटली बीन सोल्ड इन द सेम लोकेलिटी एट 65,000 विद ए सेलिंग एक्सपेंडिचर ऑफ आपका 4,000। तो फिर लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितने से आ गया, 61,000 से। मैनेजमेंट डिटरमाइन द एंटिटी स्पेसिफिक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो दैट इज वैल्यू न्यूज कितने, 68,000 से। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इंपेयरमेंट लॉस बताना आपने। रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ टू आएगा दैट इज 68,000। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इंपेयरमेंट लॉस विल बी। इंपेयरमेंट लॉस हम कैलकुलेट करते हैं कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। 75,000 माइनस 68,000 आपका 7,000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। अर्थ लिमिटेड परचेज एन इक्विपमेंट फॉर 51 लाख फॉर रुपीज 51 लाख ऑन 1 अप्रैल 23। एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट कितने से आपका 5 ईयर एंड रेजिडुअल वैल्यू कितने से आपका 1 लाख से। द कंपनी अडॉप्ट SLM फॉर डेप्रिसिएशन। तो 51 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाई आपका 5 ईयर 10 लाख पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ऑन मार्च 31st 24, एक साल के बाद, ए टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट वाज कंडक्टेड आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमने इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट किया एक साल के बाद। फेयरवेल लेस कॉस्ट टू सेल आपका 36 लाख है, वैल्यू न्यूज आपका 32 लाख है। तो रिकवरेबल अमाउंट कितने से आएगा सर, 36 लाख से। हैविंग रिगार्ड टू इंड AS 36 कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडिंग। देखिए अगर मैं कैरिंग अमाउंट की बात करूं तो कैरिंग अमाउंट कितने से आएगा सर, 51 माइनस 10 41 से। और आपका रिकवरेबल अमाउंट कितने से आएगा, 36 से। तो इंपेयरमेंट लॉस कितने से आ गया आपका, 5 लाख से। ऑप्शन सी आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज यूजुअली टू रीऑर्गेनाइज कैपिटल और टू कंपाउंड विद क्रेडिटर और टू इफेक्ट इकोनॉमिक, देन सच टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विदाउट लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन बी आ गया। द एक्यूमुलेटेड लॉस अंडर स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक। तो कैपिटल रिडक्शन यहां पर लिख रखा है तो कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। ए प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विच इज कैरिड आउट विदाउट लिक्विडेटिंग द कंपनी एंड फॉर्मिंग ए न्यू वन। हमने कंपनी का लिक्विडेशन नहीं किया, ना कोई नई कंपनी ओपन की, और रिकंस्ट्रक्शन अगर हम करते क्या कहलाएगा आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन ए आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। रिकंस्ट्रक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर रीऑर्गेनाइज्ड बाय रिवोल्यूशन ऑफ असेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। राइटिंग ऑफ द लॉस ऑलरेडी सफर्ड बाय रिडक्शन द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर एंड और वेरीफाइंग द राइट अटैच टू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर, ये भी आ गया। तो बोथ एंड भी आ जाएगा, ऑप्शन सी। फॉर रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल द परमिशन हैज टू बी सोट फ्रॉम आपका कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ओनली वन कंपनी इज लिक्विडेटेड, नो, कोई कंपनी लिक्विडेटेड नहीं होती। टू और मोर कंपनी आर लिक्विडेटेड, नो, नो कंपनी इज लिक्विडेटेड। ऑप्शन सी आ गया। टू कंपनी आर अमलगमेटेड, नो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कंपनी लिक्विडेट नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर है। द इंड AS रेलिवेंट फॉर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर आपका 32, 107 एंड 109 ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। फाइनेंशियल एसेट और कैश भी होता है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी भी होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट आपका ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। When objective of holding financial asset does not include collection of cash flow by selling financial asset, such asset are measured at। अगर हम लोग फाइनेंशियल एसेट को हेल्ड करते हैं टिल मैच्योरिटी और रिसीव करते हैं आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो प्रिंसिपल के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगता है। तो इसने पता है यहाँ पे क्या बोला, इसने बोला डज नॉट इंक्लूड कलेक्शन ऑफ कैश फ्लो बाय सेलिंग फाइनेंशियल एसेट। अगर हम लोग असेट को हेल्ड करते हैं टिल मैच्योरिटी, लेकिन अगर हमें पैसे की नीड हुई तो हम असेट को बेच देंगे, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, फिर FETO से मेथड लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसने बोला नोट इंक्लूड कलेक्शन ऑफ कैश फ्लो बाय सेलिंग फाइनेंशियल एसेट, मींस एमोर्टाइज मेथड की बात कर रहे हैं। एंड सच फाइनेंशियल एसेट आर मेजर्ड एट एमोर्टाइज कॉस्ट, ठीक। इंड AS 109 डील्स विद रिकॉग्निशन मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड हेज अकाउंटिंग, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए। एन इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एविडेंस रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एन एसेट ऑफ एन एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स लायबिलिटी। सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, एसेट माइनस आपका लायबिलिटी। Which of the following category of financial asset is not subject to impairment requirement of Ind AS 109 financial instrument? सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मेजर्ड एट FETPL, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए।
लीज रिसेबल, ट्रेड डेटर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर वेयर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो रिप्रेजेंट solely payment of principal and interest, and entity business model is to hold financial asset in order to collect contractual cash flow. सर इनके ऊपर हम इम्पेयरमेंट लॉस अप्लाई करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस की रिक्वायरमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक। लेकिन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मेजर एट एफईटीपीएल पे हम लोग क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट के प्रोविजन अप्लाई नहीं करते, ठीक है। नोट सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट, ठीक। ऑप्शन नहीं आ गया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट, इंड AS 102, क्वेश्चन नंबर 1। ऑन 1 April X1 ABC Limited acquired an item of plant for an agreed consideration of on 1000 शेयर। देखिए ABC ने क्या किया, प्लांट एक्वायर किया 1000 इक्विटी शेयर के बदले में। द प्लांट वाज रिसीव्ड ऑन द सेम डेट एंड द ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर द शेयर वाज टू बी सेटल्ड ऑन 1 May X1। देखिए अगर हम लोग आउटसाइड पार्टी से गुड्स से सर्विस एक्वायर करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी गुड्स और सर्विस की फेयर वैल्यू है उसे शेयर बेस्ड पेमेंट की वैल्यू मान के चलते, ठीक। तो कंपनी ने क्या किया, 1 अप्रैल को एक प्लांट एक्वायर किया 1000 शेयर के बदले में, ठीक। जो प्लांट है वो उसी डेट पर रिसीव हो गया और हमें जो शेयर ट्रांसफर करने हैं 1 मई को ट्रांसफर करने हैं। फेयर वैल्यू ऑफ द आइटम ऑफ द प्लांट कितने से आएगा आपका, 10,000 से 1 अप्रैल को। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम शेयर इशू करेंगे वो 10,000 की फेयर वैल्यू का मान के चलेंगे, ठीक। हाँ, अगर जो हमने असेट या गुड से सर्विस एक्वायर किया, अगर उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं पा रही, इसके हम लोग क्या करते हैं, फिर चेक करते हैं इक्विटी सेटलमेंट है, कैश सेटलमेंट। अगर इक्विटी सेटलमेंट है तो ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू से कंसीडर करते हैं, और अगर कैश सेटलमेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, सेटलमेंट डेट पे जो फेयर वैल्यू उसे कंसीडर करते हैं, ठीक। ABC लिमिटेड शेयर प्राइस वाज INR आपका 8 ऑन 1 अप्रैल एंड 9 आपका 31 मार्च X2। हम लोग क्या करेंगे सर, 1000 शेयर की जो वैल्यू है 10,000 मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिलायबली जो हमने असेट एक्वायर किया उसकी फेयर वैल्यू मेजर हो पा रही है, ठीक। इन अकॉर्डेंस विद द इंड AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट ABC लिमिटेड शुड रीमेजर नो इनिशियली रिकॉग्नाइज द प्लांट एंड इक्विटी आपका एट 8,000 नहीं, आपका 10,000 आएगा। मेक नो एंट्री इन रिलेशन टू द ट्रांजेक्शन अंटिल 1 May X1 नो इनिशियली रिकॉग्नाइज द प्लांट एंड इक्विटी कितने से आपका 10,000 से। आगे बढ़ते हैं। पी लिमिटेड ग्रांट 100 इक्विटी शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ आपका 4,000 एम्प्लॉय कंडीशनल ऑन देयर कंटिन्यूइंग इन द सर्विस फॉर 3 ईयर। यहां पे अगर आप देखेंगे इक्विटी सेटलमेंट हम लोग क्या करेंगे, फेयर वैल्यू कंसीडर करेंगे आपका ग्रांट डेट पे, ठीक। फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑप्शन ऑन द ग्रांट डेट 60 है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द ईच शेयर 10 है, रेम्युनरेशन एक्सपेंसेस फॉर ईच ईयर विल बी। देखिए 4,000 आपके एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय को हम लोग क्या करेंगे 100 शेयर इशू करेंगे वेस्टिंग पीरियड के बाद, और आपका ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू 60 है, 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड है, तो पर एनम के हिसाब से खर्चा कितना आएगा, ईच ईयर मांगा उसने 4,000 इंटू आपका 100 इंटू आपका 60 डिवाइड बाई आपका 3, 80 लाख आ जाएगा। तो ऑप्शन अपना बी आ गया। ऑन 1 April 22 A लिमिटेड ग्रांटेड 100 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ 200 एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपके 200 है और हम एक एम्प्लॉय को 100 SVP देंगे, ठीक। द ऑप्शन विल वेस्ट ऑन 31 March 25, 3 साल के बाद, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दे रिमेन एज एम्प्लॉय फॉर द 3 ईयर एंडिंग 31 March 25, मतलब वेस्टिंग कंडीशन आपका 3 ईयर है। ऑन 1 April 22 द फेयर वैल्यू ऑफ द 1 शेयर ऑप्शन वाज 200 एंड दिस हैज इंक्रीज टू 240 बाय 31 March 23। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी सेटलमेंट के केस में जो फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे कंसीडर करते हैं, दैट इज आपका 200। ऑन 1 April 22 द डायरेक्टर एस्टिमेट दैट 180 एम्प्लॉय वुड क्वालिफाई फॉर दिस ऑप्शन। हमने एस्टिमेट लगाया कि वेस्टिंग पीरियड कितने एम्प्लॉय क्वालिफाई करेंगे, कितने एम्प्लॉय कंप्लीट करेंगे वेस्टिंग पीरियड को, तो वो 180 एम्प्लॉय है, ठीक। 31 March 23 को फर्स्ट ईयर के एंड में ये एस्टिमेट करने से 190 से कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंड 31 March 23, मतलब 22-23, ठीक। देखिए हम ईयर 1 के एंड में एस्टिमेट लगा रहे हैं कि अल्टीमेट कितने एम्प्लॉय जो है ऑप्शन को वेस्ट कर पाएंगे, दैट इज आपका 190। तो 190 इंटू 100 नंबर ऑफ SVP एक्सपेक्टेड टू वेल इंटू फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट डिवाइड बाय आपका टोटल वेस्टिंग पीरियड इंटू आपका एक्सपायर पीरियड। ये आपका क्यूमुलेटिव अमाउंट आ जाएगा ईयर 1 के एंड में। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग अमाउंट दैट इज नील वो माइनस कर देंगे, तो ये अमाउंट आ गया आपका 12,66,667। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर जुबली मोटर ग्रांटेड 2,000 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 3 ब्रांच मैनेजर एट 1 April 17, सब्जेक्ट टू द ब्रांच मैनेजर बीइंग एन एम्प्लॉयमेंट टिल 31 March 20। 3 साल तक ब्रांच मैनेजर को काम करना पड़ेगा, उसे 2,000 शेयर ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक। द ऑप्शन विल वेस्ट ऑन 31 March 20 ओनली बाई
इफ द कंपनी शेयर प्राइस रीचेस टू 14 पर शेयर एट दैट टाइम। अगर मान लो 3 साल के बाद जो प्राइस है 14 तक पहुंच जाता है, ठीक। एक चीज का ध्यान रखना, देखिए अगर मैं एसबीपी की वैल्यू की बात करूं तो इसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं, एक आपका नंबर ऑफ एसबीपी और एक आपका फेयर वैल्यू ऑफ एसबीपी। वो फैक्टर जो इसको इफेक्ट करते हैं हम उसे रिकंसिडर नहीं करते, मतलब उसका इंपैक्ट नहीं फर्दर लेते, क्योंकि उसका इंपैक्ट हम ऑलरेडी ग्रांट डेट पे कंसिडर कर चुके थे, ठीक। तो यहां पे उसने बोला कि जो शेयर का प्राइस है वो आपका 14 हो जाएगा। देखिए अगर मान लो परफॉर्मेंस कंडीशन है और उसके अंदर मार्केट बेस्ड कंडीशन है तो उसका इंपैक्ट आपका फेयर वैल्यू एसबीपी पे आता है। हम उस कंडीशन में अगर कोई चेंज आता तो उसका फर्दर इंपैक्ट नहीं लेते, क्योंकि उसका इंपैक्ट हम ऑलरेडी ग्रांट डेट पे कंसिडर कर चुके होते, ठीक। अगर आप देखें तो जो शेयर का प्राइस है आपका मार्केट कंडीशन है। हाँ, अगर ये एंटिटी की कंडीशन होती फिर उसके हम लोग क्या करते, इसका इंपैक्ट नंबर ऑफ एसबीपी पे डालते, और अगर मान लो नंबर ऑफ एसबीपी पे उसका इंपैक्ट आता तो उसको फिर हम कंसिडर करते, ठीक। द फेयर वैल्यू ऑफ द ईच ऑप्शन ऑन 1 अप्रैल 17 INR 10। तो हमने क्या किया होगा, इसके अंदर इंपैक्ट ऑलरेडी कंसिडर कर लिया होगा। तो 2000 इंटू आपका 10 और आपके मैनेजर कितने हैं, 3 ब्रांच मैनेजर। द शेयर प्राइस एट 31 मार्च 18 इज INR 8, हम इग्नोर करेंगे। And it is not anticipated that it will rise over the next 2 years. Further, it is anticipated on 31st March 18 that only 2 branch manager will in the employment by 31st March 20। तो हमने एस्टिमेट लगाया ईयर एंड पे कि 2 ब्रांच मैनेजर ही क्या करेंगे, एलिजिबल होंगे एसपीपी के लिए, ठीक। तो नंबर ऑफ एसपीपी आ गए और फिर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट, क्योंकि ये मार्केट कंडीशन है, इसका हम फर्दर इंपैक्ट नहीं लेते, इसका इंपैक्ट ऑलरेडी ग्रांट डेट पे कंसिडर हो चुका होता है। Determine the value of the share option to be recorded as per Ind AS 102 share based payment in balance sheet for the year ended 31st March 18। तो आपका पहले साल का ही उसने खर्चा मांगा है, डिवाइड बाई वेस्टिंग पीरियड इंटू आपका एक्सपायर पीरियड, 2 इंटू 2000 इंटू 10 डिवाइड बाई 3, अमाउंट आ गया आपका 13,333। आइए आगे बढ़ते हैं। Ind AS 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट। As per Ind AS 108 operating segment, if a financial statement contain both the CFS of the parent as well as parent separate financial statement, segment information is required। देखिए अगर हम लोग CFS और SFS बनाते तो उस केस में क्या होगा, आपका जो सेगमेंट रिपोर्टिंग है वो आपका CFS में रिक्वायर्ड होता है, ठीक। ओनली इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन ए आ गया। एंटिटी ए एंड एंटिटी बी बोथ मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट यूज्ड इन रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल एंटिटी, कॉमर्शियल यूनिट। देखिए बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे, 2 एंटिटी है, एक ए है और एक बी है। दोनों का काम क्या है, मैन्युफैक्चर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, जो कि यूज होता है रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल यूनिट के अंदर। तो सिंपल सी बात यह है कि सिमिलर टाइप का बिजनेस कर रही है एंटिटी ए और बी। एंटिटी ए इज स्ट्रक्चर्ड सच दैट डिसीजन आर मेड एंड परफॉर्म ईच इवैल्यूएटेड ऑन ए रीजनल बेसिस, जैसे इंडिया आपका एशिया पैसिफिक, ठीक। वेयर एज एंटिटी बी मेक डिसीजन एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑन ए प्रोडक्ट लाइन बेसिस। जो एंटिटी ए है ना वो सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर रही है आपका ज्योग्राफिकल के बेस पे, ठीक। और जो एंटिटी बी है वो आपका प्रोडक्ट के बेस पे क्या कर रही है, बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर रही है। हाउ शुड एंटिटी ए एंड बी रिपोर्ट ऑपरेटिंग सेगमेंट एज पर Ind AS 108? एंटिटी ए एंड बी शुड रिपोर्ट सिमिलर ऑपरेटिंग सेगमेंट, नो। जैसे वो आइडेंटिफाई करे उस हिसाब से वो क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। ए करेगा ज्योग्राफिकल के हिसाब से मतलब एरिया के हिसाब से, और बी प्रोडक्ट के हिसाब से मतलब बिजनेस के हिसाब से, ठीक। एंटिटी ए शुड रिपोर्ट ऑपरेटिंग सेगमेंट बेस्ड ऑन रीजन, बिल्कुल ठीक है। एंड एंटिटी बी शुड रिपोर्ट ऑपरेटिंग सेगमेंट बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइन, बिल्कुल ठीक है। इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट, देखिए क्या होता है, हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑपरेटिंग सेगमेंट है या नहीं है, फिर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर ऑपरेटिंग सेगमेंट है तो रिपोर्टेबल है या नहीं है, फिर हम लोग ये चेक करते हैं कि जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है उन रिपोर्टेबल सेगमेंट की जो एक्सटर्नल रेवेन्यू वो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का एटलीस्ट 75% कवर होनी चाहिए, ठीक। इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 75% ऑफ द एंटिटी रेवेन्यू, एडिशनल ऑपरेटिंग सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो ऑप्शन आपका लेस देन 75% आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ind AS 8 अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर। प्लीज मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप ना स्टैम्प जरूर बनाते रहना, टाइम स्टैम्प ना, कि यहाँ पे आपका ये इंडिया स्टार्ट हो रहा है, ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक। इस टाइम पे
विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसिडर्ड एज ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हम अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किसे मान के चलेंगे? द एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन अदर इवेंट और कंडीशन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली अकरिंग। देखिए क्या होता है, हम अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंट बेस पे फॉलो करते हैं, ठीक। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है तो हम उसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव लेते हैं। लेकिन मान लो हमने क्या किया, एक ट्रांजैक्शन इस साल की और इस साल जो ट्रांजैक्शन की है वो सब्सटेंशियली उससे अलग है, तो हमें इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज इसमें से किसे मान के चलेंगे, ठीक। अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करते हैं उस ट्रांजैक्शन इवेंट या कंडीशन के लिए जो कि सब्सटेंशियली अलग है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं माना जाएगा। द एप्लीकेशन ऑफ द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शन अदर इवेंट और कंडीशन दैट अकर्ड प्रीवियसली और मटेरियल, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रही है, उसके रिगार्ड में हम पॉलिसी को चेंज करते हैं तो आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब नई पॉलिसी अगर बनाते हैं तो आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा। ऑप्शन बी आ गया। द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर सिमिलर ट्रांजैक्शन अदर इवेंट एंड कंडीशन सेल बी, हम लोग क्या करते हैं, कंसेंटली फॉलो करते हैं जब तक कि इंडेस रिक्वायर नहीं करता या आपका परमिट नहीं करता अनदर पॉलिसी, ठीक, जो कि अप्रोप्रिएट है। कंसिस्टेंट ऑलवेज नो, कंसिस्टेंट अनलेस एंड इंडेस specifically require or permit categorization of item for which different policy may be appropriate. Option B आ गया। Applying a new accounting policy to transaction other event and condition as if that policy had always been applied as is considered as आपका retrospective application। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो हमने कोई पॉलिसी चेंज की है तो retrospective का मतलब है कि शुरू से हम लोग क्या करें, न्यू पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। According to Ind AS 8, prior period errors shall be corrected retrospectively. Option B आ गया। Some new standard and amendment have been issued in the month of March X2। देखिए क्या होता है, अगर मान लो कोई नया स्टैंडर्ड आ गया, नया इंड एस आ गया, ठीक, और अभी वो अप्लाई नहीं है, अप्लाई बाद में हो, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उस केस में हमें ना फैक्ट डिस्क्लोज करने होते हैं कि नया इंड एस आ गया और साथ में उसके इंपैक्ट बताने होते हैं कि इनिशियल एप्लीकेशन में उसके क्या इंपैक्ट आएंगे। Some new standard and amendment have been issued in month of March X2 but it was effective from 1st April X2। देखिए क्या होता है, मार्च X2 के अंदर एक नया स्टैंडर्ड आया, अमेंडमेंट आई है, लेकिन वो इफेक्टिव होगी कब से, 1 अप्रैल X2 से। इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 8 व्हाट इज द प्रोविजन इन दिस रिगार्ड, हमें फैक्ट बताने पड़ेंगे और हमें साथ में जो रीजनेबली आपका नोन अमाउंट है इनिशियली उससे अप्लाई करने पे उसका इंपैक्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इनिशियली अप्लाई करने पे जो इंपैक्ट आएगा वो अमाउंट बताना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोविजन इन दिस रिगार्ड व्हेन द एंटिटी हैज नॉट अप्लाइड ए न्यू इंड AS दैट हैज बीन इशूड बट नॉट येट इफेक्टिव, treated as change in accounting policy in the subsequent year, only disclosure of the fact is required। no, हमें फैक्ट भी बताने हैं और साथ में हमें अमाउंट भी बताना है कि कितना इनिशियल इंपैक्ट आएगा। डिस्क्लोज बोथ दिस फैक्ट एंड एनी नोन और रीजनेबली एस्टिमेट इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू असेसिंग द पॉसिबल इंपैक्ट दैट एप्लीकेशन ऑफ द इंड AS न्यू इंड AS विल हैव ऑन द एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द पीरियड ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी आ गया। डी में क्या प्रॉब्लम एक बार देख लेते हैं। डिस्क्लोज बोथ दिस फैक्ट एंड एनी नोन और रीजनेबली एस्टिमेट information relevant to assessing the possible impact that application of the new Ind AS will have on the entity financial statement। नो, हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल एप्लीकेशन में बताना पड़ेगा कि उसका इनिशियल एप्लीकेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक। तो ऑप्शन सी आ गया। ए कंपनी मेड सम चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटेड फॉर देम इन फाइनेंशियल ईयर X1 X2। देखिए क्या होता है, अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करते हैं उसका रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट लेते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट का मतलब क्या है कि न्यू पॉलिसी हम शुरू से अप्लाई करते हैं, लेकिन एक बात और कहता है इंड AS 8 ना, कि अगर डेफर टैक्स पे मतलब जो रिस्पेक्टिव आइटम है वो चेंज होगी, उसकी वजह से डेफर टैक्स चेंज होता है, तो हम लोग डेफर टैक्स की कैलकुलेशन जो करते हैं वो इंड AS 12 के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक। एक कंपनी मेड सम चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंट फॉर देम इन फाइनेंशियल ईयर X1 X2 ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट has tax effect related to the previous year along with effect on the transaction, how will this be accounted for and disclosed। टैक्स इफेक्ट हम इंड AS 12 के अकॉर्डिंग दिखाएंगे और ट्रांजैक्शन इफेक्ट हम इंड AS 8 के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। ऑप्शन सी आ गया। आइए आगे बढ़ेंगे। Which of the following is treated as a change in accounting policy in accordance with Ind AS 8 accounting policy change in accounting estimate and error, change in composition of reportable segment। नहीं, ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं होता। फंक्शन करेंसी में चेंज आपका अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं होता, क्योंकि इंड AS 21 के अकॉर्डिंग अगर आपके फैक्ट चेंज होते तो हम उसका इम्पैक्ट प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेते हैं। आपका फंक्शन करेंसी जो चेंज है वो प्रोस्पेक्टिव बेस पे कंसीडर करेंगे, ठीक। चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, नो। चेंज इन मेजरमेंट मेथड ऑफ इन्वेंटरी आपका अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज माना जाएगा। इन सम केसेस इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग बिटवीन ए चेंज ऑफ
एस्टिमेट एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है, अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज है, तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज मान के चलते हैं। ठीक, हाउ शुड बी द एंटिटी ट्रीट द सेम, एंटायर चेंज एज ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नो, एंटायर चेंज एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विद एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर, बिल्कुल ठीक है, हम सारी चेंज को क्या करते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज मान के चलते हैं। ठीक, पी लिमिटेड चेंज इट्स मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी फ्रॉम वेटेड एवरेज मेथड टू फीफो, ठीक है जी। द अकाउंटेंट ओपिनियन दैट इंड एस इज एप्लीकेबल, पी लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर दिस चेंज एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एंड इसका इम्पैक्ट हम कैसे लेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव बेस पे। ठीक, ए चेंज इज एस्टिमेट, नो, ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंट इट्स प्रोस्पेक्टिवली, नो, ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंट फॉर इट्स रेट्रोस्पेक्टिवली, आपका ऑप्शन सी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, इसमें से हमें बताना कि अकाउंटिंग एस्टिमेट का एग्जाम्पल कौन कौन सा, ए लॉस अलाउंस, बिल्कुल सर अकाउंटिंग एस्टिमेट का एग्जाम्पल है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री, आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट का एग्जाम्पल है, द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फॉर एन आइटम ऑफ पीपी, आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट का एग्जाम्पल है, वारंटी प्रोविजन अकाउंटिंग एस्टिमेट का एग्जाम्पल है। तो चारों आगे, अब चारों किस ऑप्शन में दे रखे, ऑप्शन सी के अंदर दे रखे। आइए आगे बढ़ते हैं। इंड एस 12, एंटिटी ए हैज कैलकुलेटेड टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ 50 लाख एंड डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ आपका 20 लाख एज ए सेपरेट आइटम। तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो इसके ऊपर क्या बनता है, डीटीएल। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब है कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी, ठीक, और हमें जो टैक्स पे करना पड़ता है वो अल्टीमेट आपका टैक्सेबल इनकम के बेस पे पे करना पड़ता है। ठीक, एंड डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आपका 20 लाख है, इसके ऊपर क्या बनेगा आपका डीटीए। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन फ्यूचर द टैक्स रेट वुड बी 40%। अच्छा, एक लाइन मिस होगी, टैक्स रेट करंट ईयर का 35% है, हाउएवर टैक्स रेट इन द प्रीवियस ईयर 30% था, और एक्सपेक्टेड जो टैक्स रेट है नेक्स्ट ईयर में 40% है। तो हम लोग डेफर्ड टैक्स के लिए कौन सा टैक्स रेट कंसिडर करेंगे, देखिए इंड एस 12 ये कहता है कि आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग डेट पे जो भी टैक्स रेट होगा एज पर एनेक्टेड लॉ या सब्सटेंशियली एनेक्टेड। ठीक, तो एज पर एनेक्टेड लॉ कितना रेट है 35%, तो हम लोग क्या करेंगे डेफर्ड टैक्स के लिए 35% कंसिडर कर लेंगे। ठीक, स्टार लिमिटेड एक्सपेक्ट दैट इट विल अर्न ए मिनिमम ऑफ 250 लाख पर ईयर फॉर द एंटिसिपेटेड फ्यूचर एंड विल सब्जेक्ट टू 30% टैक्स। ठीक, एंटिटी ने एस्टिमेट लगाया कि फ्यूचर में वो क्या करेगी, 250 लाख मिनिमम इनकम कमाएगी। ठीक, और उसके ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। ए लायबिलिटी ऑफ 50 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्रूड प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टार लिमिटेड फॉर टैक्स पर्पस, द प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट विल बी डिडक्टेबल व्हेन द एंटरप्राइज क्लेम और इनकर द कॉस्ट। देखिए हम कह रहे हैं 50 लाख की लायबिलिटी, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं आपकी लायबिलिटी 0। अब फ्यूचर में क्या होगा, हम तो खर्चा ऑलरेडी बुक्स में चार्ज कर चुके हैं, फ्यूचर में इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जब हम इसे पे करेंगे तो वो इसे खर्चा अलाउ कर देंगे, तो फ्यूचर में क्या होगा, अपनी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी, तो अपने लिए क्या बन गया, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब क्या है कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करेगा। तो अगर बात करें इसके ऊपर तो डीटीए क्रिएट होगा। ठीक, लेकिन इंड एस 12 ये कहता है कि अगर आप डीटीए क्रिएट करते तो आप उसे केवल तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आपके पास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपने फॉलो कर लिया। आपने क्या कर लिया, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो कर लिया, प्रूडेंस नॉर्म फॉलो कर लिया। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब है अपने पास इस बात की प्रोबेबिलिटी हो कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी जिसके अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, जो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है इसे एडजस्ट कर पाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि फ्यूचर में अपने पास इनकम होगी जिसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर पाएंगे, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डीटीए क्रिएट कर देंगे। ठीक, फॉर टैक्स पर्पस द प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट विल बी डिडक्टेबल व्हेन द एंटरप्राइज क्लेम और इनकर द कॉस्ट in accordance with Ind AS 12 income tax, which of the following Star Limited should recognize as a deferred tax asset or liability। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस डीटीए क्रिएट कर लेंगे, किस रेट से, आपका 50 × 30%, 15 का अमाउंट आ जाएगा, तो डीटीए आ जाएगी 15 लाख से। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च X1, जेड लिमिटेड, जी लिमिटेड has acquired 60% share in Global in accordance with Ind AS 103 business combination. Goodwill arising on acquisition of subsidiary amounted to 20 लाख। देखिए अगर हम गुडविल अराइज होती है बिजनेस को, अगर हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं वहां पे गुडविल अराइज होती है तो उसके ऊपर हम कभी भी डिटेल क्रिएट नहीं करते। ठीक, द टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर जी लिमिटेड इज 30%। द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सर आपका गुडविल के रिगार्ड में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आइए मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो अपने पास क्या है, हमने पीसी पे की, एक मिनट के लिए एनसीआई इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, पीसी पे की हमने 10 लाख, फेयर वैल्यू आइडेंटिफाइबल एसेट मान लेते हैं आपका 8 लाख आ गया, तो गुडविल कितने से आ गई, 2 लाख से। और मान के चलते कि जो कैरिंग अमाउंट है असेट का वो आपका 7 लाख है, मतलब एज पर जो टैक्स बेस है, टैक्स बेस बोलूंगा मैं, टैक्स बेस कितने से 7 लाख, तो 1 लाख का अपना जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डीटीएल क्रिएट कर देंगे। मान लो 30% टैक्स का रेट है तो 30,000 से क्या आएगा, डीटीएल आ जाएगा, तो 10 लाख
8 लाख माइनस 30,000, 770 का आपका नेट एसेट आ गई आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डीटीएल। तो गुडविल कितने से आ गई 230। अगर मैं इसके ऊपर 30% के हिसाब से क्या करूंगा, फिर से डीटीएल क्रिएट करूंगा तो फिर गुडविल बढ़ जाएगी। जैसे मान लो 69,000 का अमाउंट आ गया तो इसे माइनस करूंगा उतनी गुडविल बढ़ के आ जाएगी। तो फिर गुडविल के ऊपर फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, डीटीएल क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए इंडियस्ट वाली ये कहता है कि इसके ऊपर डीटीएल क्रिएट आप नहीं करेंगे, तो नील अमाउंट आ गया। ठीक, ऑप्शन डी। From the given information, you are required to compute the deferred tax asset and deferred tax liability for R Limited as on 31st March 14. The tax rate applicable is आपका 35%. कंपनी ने क्या क्या डेप्रिसिएशन चार्ज किया 742,900 से इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, जबकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया आपका 865,400। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स में फ्यूचर में डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे। अगर वो डिसअलाउ कर देंगे तो टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ गया इंटू आपका 35%। तो 42875 से क्या आ जाएगा, DTL आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस जो है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक, कंपनी ने डेबिट किए शेयर इशू एक्सपेंडिचर 623,500 के विच विल बी अवेलेबल फॉर डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। देखिए हमने खर्चा मांगा कितने से, 623,500 से। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि इस खर्चे को हम फ्यूचर में अलाउ करेंगे। अब जब वो इसे फ्यूचर में अलाउ करेंगे तो फ्यूचर में जो मेरी टैक्सेबल इनकम होगी वो कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या बन गया मेरे लिए, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब क्या है कि फ्यूचर में खर्चा अलाउ हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, तो मेरे को टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा अपने लिए, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इसके ऊपर DTA क्रिएट होगा 623,500 इंटू 35%, 218,225। Expenses of 784,500 has been charged to P&L account which are disallowed under the income tax act। अब उसने बोले डिसअलाउड है, अब ये नहीं बताया कि आगे चल के अलाउ होगा नहीं होगा, तो हम ये मान के चल रहे कि परमानेंट डिफरेंस। ठीक, इसके ऊपर कोई डेफर्ड टैक्स नहीं बनेगा। The company has made donation of 2 lakh which has been debited to P&L account and only 50% thereof will be allowed as deduction as per the income tax law। अब इनकम टैक्स में इसका 1 लाख अमाउंट अलाउड होगा और हमने 2 लाख क्लेम किया, तो 1 लाख का डिफरेंस हमेशा परमानेंट रहेगा। ठीक, तो उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन है DTA 218,225 टैली है, DTL 42875 टैली है, तो ऑप्शन ए आ गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इंडेस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। द प्राइस पे टू एक्वायर एन एसेट और रिसीव्ड टू एज्यूम द लायबिलिटी इज कॉल्ड, सर आपका एंट्री प्राइस कहलाता है। हालांकि जो फेयर वैल्यू हम एग्जिट प्राइस को कंसीडर करते हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे फेयर वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, जो आपने प्राइस पे किया है असेट को एक्वायर करने के लिए या रिसीव किया है लायबिलिटी को एज्यूम करने के लिए, वो क्या कहलाएगा आपका एंट्री प्राइस कहलाएगा, ट्रांजैक्शन प्राइस। ठीक, एंट्री प्राइस द मार्केट दैट मैक्सिमाइज द अमाउंट दैट वुड बी रिसीव टू सेल द असेट और मिनिमाइज द अमाउंट दैट वुड बी पेड टू ट्रांसफर द लायबिलिटी आफ्टर टेकिंग द अकाउंट ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज कॉल्ड आपका मोस्ट एडवांटेज मार्केट। देखिए दो टाइप की मार्केट होती है, प्रिंसिपल मार्केट, एक मोस्ट एडवांटेज मार्केट। हम लोग फेयर वैल्यू जो आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो प्रिंसिपल मार्केट के बेस पर डिटरमाइन करते हैं। लेकिन अगर प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल नहीं तो उसके हम लोग क्या करते हैं, फिर मोस्ट एडवांटेज मार्केट देखते हैं। मोस्ट एडवांटेज मार्केट का मतलब क्या है कि अगर हम असेट को बेचेंगे तो ज़्यादा पैसे कहाँ से मिलेंगे और लायबिलिटी सेटल पे करेंगे तो कितना अमाउंट, मतलब कम अमाउंट हमें कहाँ पे करना पड़ेगा, तो उस मार्केट को क्या बोलते हैं, मोस्ट एडवांटेज मार्केट। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसेट और लायबिलिटी आर कंसिडर्ड if market participant would take those characteristic into account when pricing the asset or liability at the measurement date। देखिए measurement date पे जब हम लोग क्या करते हैं, asset का प्राइस डिसाइड करते हैं, लाइबिलिटी का की वैल्यू डिसाइड करते हैं, तो उस केस में कह रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है उस कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या आएगा, कंडीशन ऑफ द एसेट भी आती है, लोकेशन ऑफ द एसेट भी आती है, रिस्ट्रिक्शन अगर कोई है असेट के ऊपर सेल करने में यूज करने में तो उसे भी हम कंसिडर करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक, रिवीजन रिजल्टिंग फ्रॉम ए चेंज इन वैल्यूएशन टेक्निक और इट्स एप्लीकेशन shall be account for as change in accounting estimate as per आपका Ind AS 8। The asset or liability measured at fair value shall be a standalone asset or liability, a group of asset। सर वो स्टैंडअलोन के बेस पे हो सकता है, ग्रुप के बेस पे हो सकता है। ठीक है, तो आइदर आ जाएगा ए और बी, ऑप्शन आपका सी आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6, द हाइएस्ट एंड बेस्ट यूज ऑफ ए नॉन फाइनेंशियल असेट व्हाइल मेजरिंग द फेयर वैल्यू टेक्स इनटू अकाउंट फॉर द यूज ऑफ द असेट। देखिए नॉन फाइनेंशियल असेट के केस में जब हम लोग हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज डिटरमाइन करते हैं तो उसके हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो असेट है जिस बेस पे हम लोग हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज डिटरमाइन कर रहे हैं वो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज के लिए असेट फिजिकली पॉसिबल है, लीगली परमिसिबल है और फाइनेंशियली आपका फिजिबल है, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। As per Ind AS 113, which of the following is not a widely used valuation technique?
नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच, क्योंकि कॉस्ट अप्रोच, इनकम अप्रोच और मार्केट अप्रोच हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। A fair value measurement assume that the transaction to sell the asset or transfer the liability take place either in the principal market और आपका most advantage market in the absence of principal market, ठीक, in the principal market or the most advantage market, ऑप्शन यही आ गया। The basic rule related to input to valuation technique as per Ind AS 113 are maximize the observable और आपका minimize the unobservable। वो ये कह रहा है कि जब आप वैल्यूएशन टेक्निक अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस केस में बेसिक रूल क्या है इनपुट को कंसिडर करने का। हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेबल इनपुट होता है, ऑब्जर्वेबल इनपुट का मतलब क्या है कि जो मार्केट का इनपुट है उसे मैक्सिमाइज करते हैं और एंटिटी के जो इनपुट है उसे मिनिमाइज करते हैं, दैट इज अनऑब्जर्वेबल इनपुट, ठीक। मैक्सिमाइज द यूज ऑफ द रेलेवेंट ऑब्जर्वेबल एंड अनऑब्जर्वेबल, नहीं, अनऑब्जर्वेबल के केस में हम क्या करेंगे, मिनिमम, मिनिमाइज दोनों के लिए नहीं, मैक्सिमाइज द यूज ऑफ द रेलेवेंट ऑब्जर्वेबल इनपुट एंड मिनिमाइज द यूज ऑफ द अनऑब्जर्वेबल इनपुट। आपका ऑप्शन सी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट वैल्यू एडेड बेसिकली क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं, जो भी कंपनी के प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस होते हैं, फाइनेंस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे आपका लॉन्ग टर्म डेट भी आ गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ गया, या आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, हम उनकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसका कंपैरिजन बुक वैल्यू के साथ करते हैं, तो जो डिफरेंस है वो मार्केट वैल्यू एडेड कहलाता है। मार्केट वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट बुक वैल्यू, नहीं, मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक, द डिफरेंस बिटवीन द करंट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द इन्वेस्टर बोथ द शेयर होल्डर एंड आपका डेट होल्डर, ऑप्शन बी आ गया। एम लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा फॉर द ईयर एंडेड, आपने क्या करना है, ईवीए कैलकुलेट करना है। ईवीए का फॉर्मूला क्या बनेगा, ईवीए का फॉर्मूला बनेगा आपका नोपैट माइनस आपका ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक। अब यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा 1750, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितने से 30% से, तो नोपैट कितने से आएगा 17,50,000 माइनस 30%, सो 12,25,000, ठीक। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 80 लाख है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, 960, 2,65,000, ऑप्शन सी। गिलोय तुलसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज एट 31 मार्च 23। क्वेश्चन आपसे पूछा मार्केट वैल्यू एडेड, इक्विटी शेयर कैपिटल बुक वैल्यू है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बुक वैल्यू है, डिवेंचर बुक वैल्यू है, रिटेन अर्निंग आपका बुक वैल्यू है, तो ये आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड बन जाएगा 600 से, और टोटल बुक वैल्यू कितनी से आ जाएगी आपका 600, 700 और 800, 1500 से, ठीक। करंटली क्वार्टर प्राइस इन द स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी शेयर का 60 है। अब जब हम लोग इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस आपके अदर इक्विटी आ जाता है, ठीक, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने से हैं, 10 से डिवाइड करेंगे 30 इंटू आपका 60, 1800। प्रेफरेंस शेयर की जो मार्केट वैल्यू कितनी है 90 के हिसाब से, तो आपका ये 100 है तो 90 आ गया, 100 डिवाइड बाई 100, 1 इंटू 90, ठीक, ये 95 है तो 800 इंटू 95%, 760, 2650 माइनस 1500, तो MV आ गया आपका 1150, ऑप्शन सी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम EX लिमिटेड। आपने टोटल वैल्यू एडेड कैलकुलेट करनी, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी अमाउंट पे करेंगे एम्प्लॉय और डायरेक्टर को, प्रोवाइडर ऑफ आपका फाइनेंस लॉन्ग टर्म डेट एंड कैपिटल, गवर्नमेंट और टूवर्ड्स एंटिटी, उन्हें कोई भी खर्चा नहीं मान के चलेंगे, ठीक। सेल रिवेन्यू आपका इनकम आ गई, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल खर्चा आ गया, माइनस कर देंगे। डिक्रीज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब खर्चा बढ़ गया आपका, ओपनिंग इन्वेंटरी भी कुछ आपने यूज कर ली, ठीक। रेंट रेट एंड एक्सपेंसेस हो जाएगा। वेज एंड सैलरी आपका एप्लीकेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर आपका खर्चा है, ऑडिटर एम्प्लॉय नहीं होते आपका खर्चा है, और डेप्रिसिएशन आपका एप्लीकेशन टुवर्ड्स एंटिटी है। तो टोटल वैल्यू एडेड आ गया आपका 1055 माइनस 530 माइनस 25 माइनस 10 माइनस 35 माइनस आपका 5, 450 लाख आ गया, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, द मेजर 3 अप्रोच टू वैल्यूएशन ऑफ शेयर आर,
हम इनकम अप्रोच भी फॉलो करते हैं, नेट एसेट अप्रोच भी फॉलो करते हैं, मार्केट अप्रोच भी फॉलो करते हैं, तो आपका ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, ऑप्शन डी। ए फर्म वैल्यू गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट 4 ईयर हैज बीन डिटरमाइंड, आपका 1 लाख बिफोर टैक्स है। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस आपका 480 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 12% है, टैक्स रेट आपका 28% है। आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन के बेस पे। देखिए हमारा प्रॉफिट कितने से आ गया 1 लाख, हमें टैक्स पे करना पड़ेगा 28% के हिसाब से, तो 72,000 क्या आ गया अपना प्रॉफिट आ गया। ठीक, अब इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होनी चाहिए सर? 12% अगर अपना अर्निंग रेट है तो 6 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी है सर? 480, तो डिफरेंस कितने से आएगा? 120, दैट इज कॉल्ड गुडविल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुडविल अंडर आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, एफएमपी डिवाइड बाय एनआरआर माइनस आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू गुडविल। द इनकम अप्रोच फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर इंक्लूड द मॉडल ऑब्लिक टेक्निक, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बिल्कुल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बिल्कुल, मेंटेनेबल प्रॉफिट बेसिस बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। सम ऑफ द मेथड ऑफ द गुडविल वैल्यूएशन आर कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। द वे ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग द कैपिटलाइजेशन अप्रोच, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी आ गया। आइए आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ एबीएक्स लिमिटेड, सुपर प्रॉफिट कितने से? 450 से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने से? 12% से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी फैक्टर कितने से? आपका 3.0374, तो सुपर प्रॉफिट इनटू आपका एन्युटी फैक्टर ऑफ डिस्काउंट फैक्टर 3.0374, अमाउंट आ गया 1366,830, ऑप्शन ए। नेट असेट वैल्यू मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट कंपनी इज गोइंग टू बी लिक्विडेटेड। हम लोग नेट असेट में क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं कि अगर कंपनी आज लिक्विडेट होती है तो असेट कितने की बिकेगी, लायबिलिटी में कितने अमाउंट पे सेटल करनी पड़ेगी। ठीक, द वैल्यू ऑफ द शेयर अंडर द नेट असेट अप्रोच इज डिटरमाइंड बाय द असेसेबल नेट असेट टू द इक्विटी ओनर, बिल्कुल ठीक है। नेट असेट असेसेबल टू होल्डर ऑफ द डिवेंचर नहीं, प्रेफरेंस नहीं, नन ऑफ द प्रोसीडिंग नहीं, आपका ये आ जाएगा ऑप्शन ए। द फॉलोइंग डिटेल रिलेट टू द मैसेज XYZ ए फर्म, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर 7 लाख से, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 55 लाख से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका कितने से है? 10% से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी दे दिया, आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है, आपका एन्युटी ऑफ द सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितने से आएगा? हम लोग 7 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं, मार्केट कमा रही है 550 का प्रॉफिट, तो 150 हम ज़्यादा कमा रहे हैं, इंटू आपका एन्युटी फैक्टर इंटू 3.1699, 475,485। XYZ पार्टनरशिप फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर एज फॉलोज, ये पिछले 5 साल के प्रॉफिट है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर गिविंग मैक्सिमम वेटेज टू द रिसेंट रिजल्ट, तो इसको 1 वेट देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 15 वेट आगे टोटल। ठीक, वेटेड प्रॉफिट कितने से आ गया? 27,000, 72,000, 1,11,600, 1,68,000, 2,34,000। फोर 0840, ये आ गया आपका एफएमपी और 3 ईयर परचेज है 122,520। चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 255 लाख, एनुअल एवरेज प्रॉफिट कितने से? आपका 57 लाख से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने से? 12% से, वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो आपका 57 डिवाइड बाय 12%, एफएमपी डिवाइड बाय एनआरआर माइनस आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, 220। आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका
government accounting in India. The financial statement of the union government shall disclose the following detail under loan and advances made by the union government in the annual financial account of the union government. सबसे पहले लिखते हैं summary of the loan advances showing लोनी ग्रुप वाइज डिटेल, यस. summary of loan and advances showing sector wise detail, बिल्कुल. the summary of the repayment in arrear from the government and other लोनी entity, इसका सारे सारे आ जाएंगे यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव आ गया, ठीक. consolidated fund of India each fund referred to in article 266(1) of the constitution of India, ए आ गया. The financial statement of the union government, state government and the union territory with legislature shall disclose the following detail concerning public debt and other obligation: opening balance, addition, discharge during the year, closing balance and net change in the rupee term with respect of the internal debt आ जाएगा. opening balance, addition and discharge during the year, closing balance and net change in rupee term with respect to the external debt, बिल्कुल आएगा, internal भी आ गया, external भी आ गया, ठीक, जहाँ पे external applicable होगा. opening balance, receipt and disbursement during the year, closing balance and net change in the rupee term with respect to the other obligation, बिल्कुल all of the above आ जाएगा. आगे, as per the constitution of India, the account of the government are kept in consolidated fund of India, public accountant of India और constituency fund of India, all of the above आ गया. The standard being developed for accurate system of accounting in the government are called the Indian Government Accounting Standard, नहीं, Indian Government Financial Reporting Standard कहलाता है, ठीक. ऑप्शन सी आ गया. आइए आगे बढ़ेंगे. इस लाइन को आप एक बार अंडरलाइन भी कर लेंगे. एक्रुअल सिस्टम लिखा, अगर कैश सिस्टम लिखा होता फिर क्या होता, फिर अपना आंसर आता इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है. ये कैश के लिए और एक्रुअल के लिए आपका इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग? रिपोर्टिंग यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड हमें आपका डिस्क्लोज करना पड़ता है, मतलब आपका जनरल प्रिंसिपल है. एक्सपेंडिचर आज क्लासिफाइड अंडर सेक्टर मेजर हेड आपका जनरल प्रिंसिपल है. बस सिस्टम जनरल प्रिंसिपल है. सिंगल एंट्री नोट ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग. चलिए, IGS 2 is related to accounting and classification of grant in aid, ऑप्शन ए आ गया. Which of the following is our responsibility of responsibilities of government accounting standard advisory board? Formulating and proposing standard that improve the usefulness of the financial report, yes. Keeping the standard up to the date and reflect change in government environment, yes. Improved standard of government accounting and financial reporting, yes. तो all of the above आ जाएगा. आइए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is not an objective of government accounting? To provide reliable data regarding the operation of the public fund, ये आपका ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट अकाउंटिंग का. To provide excess expenditure beyond the budgetary approval, सर ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट अकाउंटिंग का. To prevent misappropriation of government property, ऑब्जेक्टिव है. To facilitate tax collection by the concerned government department, ऑप्शन डी आ गया. इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद आपका गारंटी गिवन बाय गवर्नमेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ए आ गया. GASAB स्टैंड फॉर गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड, आपका ऑप्शन ए आ गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग? नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग आ गया. डबल एंट्री फीचर है. एडरेंस टू गवर्नमेंट रेगुलेशन फीचर है. ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक फीचर है, ठीक. इन इंडिया गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इश्यूड बाय गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? आपने बताना ट्रू कौन सा नहीं है. नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड सिंगल एंट्री सिस्टम आर नॉट फीचर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग. ये तो ट्रू है, नो ट्रू बताना, ठीक. GSB स्टैंड फॉर गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड विच इशू इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये भी आपका ट्रू है. Consolidated Fund of India is the fund referred to in Article 266(1) of the Constitution of India and IGS 2 related to government and classification of grant in aid, ये भी ट्रू है, तो none of the above आ जाएगा. Chairman of the Public Account Committee and the CAG are appointed by Speaker of the Lok Sabha and आपका President of India, ठीक. ऑप्शन सी आ गया. इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड, आई थिंक ये डुप्लीकेट क्वेश्चन है. चले जी सर, यहाँ पे डील्स विद लिखा है और यहाँ पे आपका रिलेटेड टू लिखा, ठीक. आइए आगे बढ़ेंगे. इंडेस 21.
एन एंटिटी परचेज प्लांट फ्रॉम ए फॉरेन सप्लायर फॉर $3 million ऑन January 31st 25 when the exchange rate आपका 72 at the entity year end on 31st March 25 the amount has not been paid। हमने 31st मार्च को ये अमाउंट पे नहीं किया। देखिए इंडेस 21 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जब फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसे ट्रांसलेट करेंगे स्पॉट रेट पे, ठीक। फिर हम ईयर एंड पे क्या करेंगे, रिपोर्टिंग रेट पे, अगर वो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है तो उसे क्लोजिंग रेट के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे, डिफरेंस अपना कहां लेके जाएंगे, पेनल अकाउंट के अंदर, ठीक। अगर वो नॉन मॉनेटरी तो हम लोग चेक करेंगे कॉस्ट मॉडल, रिवोल्यूशन मॉडल। अगर कॉस्ट मॉडल है तो उसके हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई भी एक्सचेंज गेन या लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और अगर हम लोग नॉन मॉनेटरी के केस में रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो करते हैं तो उसके हम क्या करेंगे, जिस डेट पे हम रिवैल्यू करते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम को उस डेट पे रिवैल्यू करेंगे और उस डेट के रेट के हिसाब से उसे ट्रांसलेट करेंगे और जो भी डिफरेंस होगा उस डिफरेंस का ट्रीटमेंट रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग करेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे अपने पास पीपी है, ठीक है, अगर हम लोग रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो करते हैं तो जिस डेट पे हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे उस डेट पे जो ट्रांसलेट रेट रहेगा उसके हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, जो रेट रहेगा उस डेट पे, जिस डेट पे हम उसे रिवैल्यू करते हैं उसके हिसाब से कन्वर्ट करेंगे और जो भी एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा या आपका रिवोल्यूशन गेन और लॉस आएगा कंबाइन अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, इंडिया 16 कहता है अगर गेन है तो ओसीआई में लेके जाएंगे और लॉस है पिंडल में तो इसके अकॉर्डिंग ट्रीट कर लेंगे, ठीक, इंडिया 16 के अकॉर्डिंग। सो बात की एक बात क्या है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे, डिफरेंस पिंडल अकाउंट में। नॉन मॉनेटरी कॉस्ट मॉडल, नो एक्सचेंज गेन और लॉस। नॉन मॉनेटरी रिवोल्यूशन मॉडल, जिस डेट पे हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं उस डेट के रेट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे और जो भी डिफरेंस होगा उसे रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। द क्लोजिंग एक्सचेंज रेट आपका 75 से है। द एंटिटी फंक्शन करेंसी INR है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए 3 million इंटू 72 हम क्या करेंगे, 216 से पीपी को रिकॉर्ड करेंगे, 216 से क्या करेंगे, फॉरेन क्रेडिटर को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। ईयर एंड पे रेट अपना 75 हो गया और पेमेंट अभी नहीं हुई है, 3 इंटू 75 225 तो 9 का लॉस क्या करेंगे, पिनल अकाउंट में आपका चार्ज कर लेंगे, ठीक। और क्रेडिटर को जो ट्रेड पेबल है उसे 225 पे दिखाएंगे। कॉस्ट ऑफ द प्लांट 216 मिलियन, बिल्कुल ठीक है। एक्सचेंज लॉस आपका 9 मिलियन है जिसे पिनल अकाउंट में चार्ज करेंगे और ट्रेड पेबल आपका 225 मिलियन है, ऑप्शन नहीं आ गया। Pursuant to Ind AS 21, which factor will not be used in determining the entity functional currency? जब हम लोग एंटिटी की फंक्शनल करेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं तो इसमें से कौन सा फैक्टर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। द करेंसी दैट मेनली प्राइमरली इन्फ्लुएंस द प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड कंसिडर करेंगे। द करेंसी इन विच द कॉस्ट ऑफ द एंटिटी आर मेनली डिनोमिनेटेड कंसिडर करेंगे। द करेंसी विच इज यूज्ड मोस्टली फॉर इंटरनेशनल ट्रेडिंग इन दैट इंडस्ट्री इसे कंसिडर नहीं करेंगे। द करेंसी इन विच द फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग आर जनरेटेड, ये आपका सेकेंडरी इंडिकेटर के अंदर आता है, सेकेंडरी फैक्टर के अंदर आता है, ठीक, बट कंसिडर करेंगे इसे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंड AS 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम कौन सी होती है, वो आइटम होती है जो आपका रिसीवेबल और पेबल इन फॉरेन करेंसी और जिसका अमाउंट अंडर एनी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होता है, ठीक। कैश एंड बैंक बैलेंस आपका मॉनेटरी है, इसने पूछा नॉट ए मॉनेटरी। फिक्स डिपॉजिट मॉनेटरी है, शेयर होल्डर इक्विटी नॉट ए मॉनेटरी, अकाउंट पेबल आपका मॉनेटरी है। आइए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी, ठीक। CFS का जो चैप्टर आपका और जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है इंड AS 103, मैंने एमसीक्यू ने दोनों चैप्टर को कंबाइन कर दिए, ठीक। इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ PQR लिमिटेड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंटेड। देखिए हम एनसीक्यू को कहां प्रेजेंट करते हैं CFS के अंदर, हम उसे इक्विटी का पार्ट मान के चलते हैं लेकिन उसे सेपरेट डिस्क्लोज करते हैं, ठीक। विद इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नो, इन बिटवीन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी नो, विद इन द पेरेंट शेयर होल्डर इक्विटी, नहीं इक्विटी का पार्ट मानेंगे लेकिन उसे पेरेंट की इक्विटी से अलग दिखाएंगे, विद इन इक्विटी बट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट शेयर होल्डर इक्विटी, ऑप्शन डी आ गया। P own a controlling investment of 70% of S during the year. P sold goods to, यहां पे ध्यान रखना P आपका पेरेंट कंपनी होगी और S आपका सब्सिडरी कंपनी होगी। ड्यूरिंग द ईयर P sold goods to S for 60,000 at cost plus 20%, ठीक है जी। एट द ईयर एंड S still had half of the goods in their inventory, यहाँ पे उसने 60,000 के गुड्स बेचे हैं कोस्ट प्लस 20% पे, मीन्स आपका 20% प्रॉफिट कमाया 100 के ऊपर, तो अगर हम सेल वैल्यू के हिसाब से देखें तो 1/6 प्रॉफिट कमाया है। हम जो स्टॉक जो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं बायर कंपनी के पास जो अनसोल्ड स्टॉक है इनटू प्रॉफिट रेशियो ऑफ द सेलर कंपनी, और प्रॉफिट रेशियो हम सेल के बेस पे कंसीडर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। सेल के बेस पे हम प्रॉफिट रेशियो क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि बायर कंपनी के पास जो स्टॉक है वो
सेलर कंपनी के लिए क्या है आपका सेल वैल्यू पे है। एस ने इसमें से हाफ गुड्स बेच दिए। पी की टोटल इन्वेंट्री एट द ईयर एंड कितने से 120, ठीक है जी। और एस की टोटल इन्वेंट्री कितने से 80,000 से। हाउ मच इन्वेंट्री शुड बी रिकॉग्नाइज इन पी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रीपेड इन अकॉर्डेंस विद द इंड एस। देखिए यहाँ पे स्टॉक कितने से आएगा, इसका 50% आपका अनसोल्ड है 30,000 इंटू 1/6 5,000 से। तो हम क्या करेंगे 5,000 का स्टॉक रिजर्व कैंसिल कर देंगे, तो ये अमाउंट आपका आ गया 195। ऑप्शन ए नोट कर लेंगे, इसमें से अगर कुछ नोट करना हो। क्वेश्चन नंबर 3, ए लिमिटेड कंट्रोल अनदर एंटिटी बी ओइंग 60% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। तो आपका ए पेरेंट कंपनी हो गया, बी आपका सब्सिडरी कंपनी होगी। एट द ग्रुप ईयर एंड 31 दिसंबर X1 बी लिमिटेड इंक्लूड 6,000 इट्स रिसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड सप्लाई टू ए लिमिटेड। बैलेंस शीट बना लेते हैं। ए बी एट द ग्रुप ईयर एंड 31 दिसंबर बी लिमिटेड इंक्लूड 6,000 इट्स रिसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड सप्लाई टू ए लिमिटेड। तो यहां पे ये कह रहा है कि मेरे को ए से कितने पैसे लेने हैं 6,000 लेने, ठीक। However, the payable of the A limited include only 4,000 in respect of the amount due to आपका B limited। यहाँ पे B का अमाउंट कितना है 4,000। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कंसोलिडेट करेंगे तो इसे कैंसिल कर देंगे। हम एंट्री पास करेंगे ट्रेड पेबल डेबिट टू आपका ट्रेड रिसीवेबल, जो डिफरेंस होगा आइदर कैश इन ट्रांजिट या गुड इन ट्रांजिट, ठीक। द डिफरेंस अरोज बिकॉज ऑन 31 दिसंबर X1 A limited sent a check of 2,000 which was not received by B limited until 3rd January X2। इसका मतलब क्या है कि आपका कैश इन ट्रांजिट है यहाँ पे। Which one of the following set consolidate adjustment to current asset and current liability is correct? Deduct 6,000 from the both consolidate receivable and consolidate payable। नहीं। 3,600 no, 60% थोड़ा आएगा, क्योंकि हम लोग कंसोलिडेशन तो क्या करते हैं, कंट्रोल बेस करते हैं, 100% कंसोलिडेशन करते हैं, ठीक। ये आपका 60% अमाउंट है। डिडक्ट 6,000 फ्रॉम कंसोलिडेट रिसीवेबल, बिल्कुल ठीक है। 4,000 फ्रॉम कंसोलिडेट पेबल, बिल्कुल ठीक है। और इंक्लूड 2,000 एज कैश इन ट्रांजिट, ऑप्शन सी आ गया। डी में क्या प्रॉब्लम है, रिसीवेबल पेबल और आपका इन्वेंट्री है, नहीं इन्वेंट्री इन कैश इन ट्रांजिट है यहाँ पे, क्योंकि उसने चेक भेजा है। ये देखिए 2,000। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन 1 मार्च X2 क्यू लिमिटेड एक्वायर 30% ऑफ द शेयर ऑफ द टी लिमिटेड। ध्यान रखना यहाँ पे आपका अगर 30% शेयर है तो एसोसिएट माना जाएगा, ठीक। द इन्वेस्टमेंट वाज अकाउंट फॉर एज एन एसोसिएट इन द क्वेश्चन लिख भी दिया। क्यू कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोथ क्यू एंड टी हैव एन अकाउंटिंग ईयर एंडिंग ऑन 31 अक्टूबर X2, ठीक है जी। क्यू लिमिटेड हैज नो अदर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर टी इनकम स्टेटमेंट कितने से आपका 230 से, और उसने क्या किया डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कितने से 1 लाख से। नो अदर डिविडेंड वर पेड इन द ईयर। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बीइंग ए क्यू लिमिटेड 30% इसे एज ए प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा देंगे, ठीक। और इसे सर क्या करेंगे, जब डिविडेंड हमें मिलेगा तो जिस कंपनी में हमने पैसा लगा रखा उसकी नेट एसेट कम हो जाएगी, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से आपका 30,000 से। What amount will be shown as inflow in respect of the earning from associate in the consolidated cash flow statement of Alpha Limited? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कितना अमाउंट आएगा आपका 30,000 का अमाउंट आ जाएगा, ऑप्शन सी आ गया। आर द राइट डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। अगर राइट है इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो सब प्रोटेक्टिव राइट बोलते हैं। तो प्रोटेक्टिव राइट आर द राइट डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी होल्डिंग राइट विदाउट गिविंग पावर ओवर द एंटिटी टू विच दोज राइट रिलेट। तो आपको प्रोटेक्टिव राइट आ गया, ठीक। चलिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रीपेड बाय एन इंड एस कंप्लाइड कंपनी इफ इट होल्ड शेयर इन द इन्वेस्टिंग कंपनी। 20% आपका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आ गया, ज्वाइंट कंट्रोल ज्वाइंट वेंचर आ गया, इक्विटी मेथड लग जाएगा इसके ऊपर, इक्विटी मेथड इसके ऊपर लग जाएगा आपका कंसोलिडेशन में, ठीक। कंट्रोल अगर है तो आपका कंसोलिडेशन हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ गया। इसमें फुल कंसोलिडेशन होगा, इन दोनों पे आपका इक्विटी मेथड लग जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट वैल्यू इज NCI recorded in the books of the acquirer at the time of a business combination transaction under Ind AS 103। हम NCI को कैसे दिखाते हैं, either at fair value और आपका प्रोपोर्शनेट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइड नेट एसेट ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी, ठीक। इट रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू ओनली, नाउ इट रिकॉग्नाइज एंड प्रोपोर्शनेट फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइड नेट एसेट ओनली। मतलब ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है।
इट इज रिकॉग्नाइज आइदर एट फेयर वैल्यू और प्रोपोर्शनल फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, ऑप्शन सी आ गया। ऑन 1 January 24, A Limited acquired 80% of the equity interest in B Limited in exchange for cash of 600 लाख, ठीक है जी। आइडेंटिफाइबल एसेट आर मेजर्ड एट 925 लाख और लायबिलिटी कितने मेजर्ड है 150 लाख पे, और जो एनसीआई है उसकी फेयर वैल्यू आपका 90 लाख है। आपने गेन ऑन बार्गेन परचेज बताना। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पीसी पेड का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, गिवन है 600, फिर हम क्या करेंगे उसके अंदर एनसीआई को ऐड करेंगे आइदर एट फेयर वैल्यू और प्रोपोर्शनल बेस पे। क्वेश्चन ने आपको फेयर वैल्यू बता रखा, ठीक 90, फिर हम कंपैरिजन करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल, मतलब आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की फेयर वैल्यू, ठीक। तो असेट माइनस लायबिलिटी नेट एसेट 775, तो गेन ऑन बार्गेन परचेज आ गया। अगर अमाउंट पीसी का ज्यादा होता इंक्लूडिंग आपका एनसीआई तो फिर आपका गुडविल आ जाता 85 से। चलिए आगे बढ़ेंगे। एज पर Ind AS 28, an entity with joint control or a significant influence over an investee shall account for its investment in asset or joint venture using the equity method. आपका PQR Holding Limited entered into a number of transactions each year, ठीक है। The accountant has request your help to identify which of the those must be accounted for a business combination. Business combination तब आएगा जब अपना कंट्रोल आ जाएगा, ठीक। PQR Holding Limited purchase 30% in equity unlisted company, no. PQR Holding लिमिटेड परचेज 45% इंटरेस्ट विच गिव इट कंट्रोल। देखिए हम लोग कंट्रोल जो चेक करते हैं सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से चेक करते हैं, ठीक है। प्राइमा फेसी अगर अपने पास किसी कंपनी के मोर देन 50% होल्डिंग है तो हम कह सकते हैं कि अपना कंट्रोल है, लेकिन हम सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से चेक करते हैं। क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया कि 45% इंटरेस्ट हमने एक्वायर किया लेकिन उससे हमें कंट्रोल मिल गया, तो आपका ऑप्शन बी आ गया। एज पर Ind AS 112 सर्टेन डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड टू मेड अबाउट एनसीआई। जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो Ind AS 112 के अंदर दे रखी, ठीक है। तो कह रहा है कि कुछ डिस्क्लोजर है एनसीआई के रिगार्ड में, सम आइटम ऑफ द डिस्क्लोजर आर गिवन बिलो। हमें नेचर ऑफ द सब्सिडरी बताना पड़ता है, एक्यूमुलेटेड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, नहीं ये नहीं बताना होता। द प्रोपोर्शन ऑफ द ओनरशिप इंटरेस्ट हेल्ड बाय नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बताना होगा, एक्यूमुलेटेड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बिल्कुल बताना होगा। तो ए सी डी किस में दे रखा है सर, डी में, डी आ गया ऑप्शन। On 1 April 23, R Limited invested in the equity share of the Sita Limited at a cost of 2 lakh to acquire 25% voting power of Sita Limited, ठीक है जी। Rita Limited concluded that Sita Limited is now an asset of the Rita Limited, हमने 2 लाख अमाउंट पे करके 25% शेयर एक्वायर कर लिया, ठीक। On 31 March 24, Sita Limited earned net profit of 20,000 and other comprehensive income of 4,000। देखिए अगर एसोसिएट ने 20,000 का प्रॉफिट कमाया तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हिस्से का प्रॉफिट पीएनएल में रिकॉर्ड कर लेंगे 5,000 से और इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे, ठीक। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपका 4,000 है, 25% 1,000 आ गया, ओसीआई 1,000 से रिकॉर्ड कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे, ठीक। इन द ईयर 23-24 सीता लिमिटेड ऑल्सो डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 8,000। अगर उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसके हम लोग क्या करेंगे, फिर उतने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देंगे, ठीक। 8,000 का आपका 25% 2,000 से इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देंगे। कैरिंग अमाउंट बताना अपने इन्वेस्टमेंट का, तो 2 लाख प्लस 5,000 25 26 माइनस 2 लाख 4,000। सुरेंद्रा लिमिटेड ए पेरेंट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 400 टू इट्स 80% सब्सिडरी, ठीक है जी। नरेंद्रा लिमिटेड एट 480, तो हमने क्या किया 400 के गुड्स 480 पे बेच दिए, तो 80 का प्रॉफिट कमा लिया, तो 80 डिवाइड बाई 480, तो 1/6 अपना क्या आ गया प्रॉफिट रेशो आ गया, ठीक। ऑन सेल 50% ऑफ दीज गुड्स आर लाइंग इन द स्टॉक एट 31 March 24, ठीक है जी। नरेंद्रा लिमिटेड मेजर्ड दिस इन्वेंट्री एट कॉस्ट 240 लाख से, बिल्कुल ठीक है। टैक्स रेट 30%, आपने डेफर्ड टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करना। देखिए 240 का अमाउंट आपका आ रहा होगा एज पर टैक्स बेस, लेकिन जब हम कंसोलिडेट करेंगे तो हम क्या करेंगे 40 से अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे, तो अपना जो कैरिंग अमाउंट आएगा कंसोलिडेशन के अंदर वो कितना आएगा 200 आएगा। आज के सेट फ्यूचर का खर्चा तो हम बोलेंगे कि 200 का खर्चा हम क्लेम करेंगे फ्यूचर के अंदर, ठीक। इनकम टैक्स वाले बोलेंगे कि आपको खर्चा हम 240 अलाउ करेंगे, तो 40 से वो खर्चा हमें ज्यादा अलाउ कर देंगे। अगर वो खर्चा ज्यादा अलाउ करेंगे तो अपने लिए क्या बन गया डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, हम क्या करेंगे डीटीए क्रिएट कर लेंगे, ठीक। 40 के ऊपर इंटू 30% आपका 12 से आपका क्या आएगा डीटीए आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14,
मोहन लिमिटेड हेल्ड 50% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ सोहन लिमिटेड विच इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ मोहन लिमिटेड, ठीक है जी। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन सोहन लिमिटेड इज 150। नाउ आउट ऑफ द 50% स्टेक मोहन लिमिटेड सेल 20% स्टेक इन द सोहन टू ए थर्ड पार्टी फॉर कंसिडरेशन ऑफ 120। हमने क्या किया, 20% हिस्सा बेच दिया, कितने का, 120 का, ठीक है जी। और फेयर वैल्यू द रिटेन इंटरेस्ट करने से आपका 30% का 180 और कैरिंग अमाउंट करने से 150 से आपने गेन और लॉस रिकॉर्डेड बताना है। तो 3 लाख माइनस 150 का गेन आ जाएगा। चलिए, ऑन 1 अप्रैल 22 गंगा लिमिटेड परचेज 30% इंटरेस्ट इन द सागर लिमिटेड फॉर 250, एसोसिएट बन गया। ऑन दैट डेट सागर लिमिटेड शेयर होल्डर इक्विटी वाज कितने से थी, 5 लाख से। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द सागर आइडेंटिफाइबल नेट एसेट वाज टू इक्वल टू बुक वैल्यू। Ganga Limited correctly report this significant influence using equity method. Both the company have a March 31st year end. For the year end 31st March 23, Sagar Limited reported net income कितने से, 150 से, और उसने क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 40,000 से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गंगा लिमिटेड वुड रिपोर्ट एज इन्वेस्टमेंट इन द सागर लिमिटेड। तो आपका 150 का 30% कितने से आएगा सर, 45,000 से, और 40,000 का 30% आपका 12,000 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो कैरिंग अमाउंट आएगा कितने से आएगा, 250। इक्विटी मेथड के अकॉर्डिंग 45,000 ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू आपका P&L, और बैंक टू इन्वेस्टमेंट कितने से माइनस कर देंगे, 12,000 से, 2,83,000, ऑप्शन सी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Q Limited acquired a 60% interest in R Limited on 1st January 22. Q Limited paid 1,800 lakh in cash for their interest in R Limited, ठीक है जी। फेयर वैल्यू ऑफ द R Limited एसेट कितने से, 4,000 लाख से, और लाइबिलिटी कितने से, 2,000 से। तो 2,000 की नेट एसेट आ गई। एनसीए को अगर हम फेयर वैल्यू मेजर करते हैं तो गुडविल कितने से आएगी, देखिए एनसीए की जो फेयर वैल्यू आती है ना, वो हम इंडिपेंडेंट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता कि एनसीए का अपने फेयर वैल्यू कंसीडर करना और फेयर वैल्यू डिटरमाइन करके नहीं देता, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, फिर पीसी पेड के बेस पे आपका फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती, ठीक। तो 1,800 डिवाइड बाई आपका 60% इंटू 40%, तो एनसीए की फेयर वैल्यू कितने से आ गई सर, ये आ गई आपका 1,200 से। तो 1,800 प्लस 1,200 माइनस 2,000, तो 1,000 से गुडविल आ गई। गुडविल अमाउंट आपका 1,000। चले जी सर। A joint arrangement where party have joint control of the arrangement and have right to the net asset of the arrangement is called आपका joint venture। अगर joint control है और अगर net asset पे अपना right है तो उसके हम लोग क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट asset और liability पे, asset पे डायरेक्ट right है और liability में डायरेक्ट obligation है, तो उसके हम उसे joint ऑपरेशन बोलते हैं। बट यहाँ पे उसने लिखा है कि net asset पे अपना joint right है, तो उसके हम इसे बोलेंगे joint venture, ठीक। Which of the following is false? आपने बताना false इसमें से कौन सा है। As per Ind AS 103, business combination under common control shall be accounted for using the pooling of interest method, बिल्कुल ठीक है। और जो अदर बिजनेस कॉम्बिनेशन है उसे उसमें हम क्या करते हैं, एक्शन मेथड फॉलो करते हैं, ये करेक्ट है, इसने फॉल्स मांगा है। As per Ind AS 103, while accounting and reporting for a business combination, goodwill equal to consideration plus NCI minus net asset, बिल्कुल ठीक है। Non controlling interest is recognized either at fair value or a proportionate fair value of identifiable net asset of the in the books of the acquiry at the time of the business combination under Ind AS 103 and shown an item under the equity in the balance sheet, बिल्कुल ठीक है। नन ऑफ द अबव आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। PE Limited acquired 100% of the issued share capital of S Limited on 1st October 17 by way of a share for share exchange, ठीक है जी। The profit before tax of the P and S for the year ended 2 lakh आपका 150 respectively. How much profit before tax would be shown in the consolidated statement of P&L of P Limited for the year ended। देखिए हम P का पूरा प्रॉफिट इंक्लूड कर लेंगे और S का प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल ईयर एंड, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 अक्टूबर को हमने शेयर एक्वायर किया, तो 150 का प्रॉफिट पूरे साल का, तो हाफ ईयर का प्रॉफिट 75,000 आ गया, 275 आंसर आ गया। रिक्वायर that when consolidated financial statement are prepared, the investor company shall also prepare individual standalone financial statement where which are named as separate financial statement। हम उस केस में क्या करते हैं, इंडेक्स 27 अप्लाई करते हैं एसएफएस के लिए, आपका पेरेंट कंपनी के लिए, ठीक। तो इंडेक्स 27 आ गया। सी लिमिटेड एक्वायर्ड 60% ऑफ
एन लिमिटेड फॉर 97,50,000, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइड नेट एसेट आपका 1,50,00,000 है, और आपका एनसीआई की फेयर वैल्यू 65 लाख है। कैरिंग अमाउंट आपका कितने से 1,20,00,000 से। आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है। अगर एनसीआई को हम कैसे मेजर करते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ द नेट असेट। देखिए हमने पीसी पे की है 9750, हम नेट एसेट का कैरिंग अमाउंट कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा टैक्स रेट दे रखा होता है डेफर्ड टैक्स के लिए हम जरूर कंसीडर करते हैं, ठीक, ये मानते हुए कि ये टैक्स बेस भी यही रहा होगा, ठीक। आइडेंटिफाइड नेट एसेट की फेयर वैल्यू 1,50,00,000 है, तो 40% एनसीआई कितने से आ जाएगा सर आपका 60 लाख से। तो ये अमाउंट आपका आ गया 1,57,50,000 माइनस 1,50,00,000, 750 से आपका गुडविल का अमाउंट आ गया। Consolidated financial statement are required to be prepared by Ind AS company having sole control over the investing company, बिल्कुल। सिग्नल इन्फ्लुएंस आपका इक्विटी मेथड आ जाएगा, ज्वाइंट कंट्रोल इक्विटी मेथड आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। माही लिमिटेड एंड पूजा लिमिटेड अमलगमेट फ्रॉम 1 जनवरी 25। ए न्यू कंपनी मजू लिमिटेड विथ share of 10 each was formed to take over the business of the existing company. Net asset taken over by Mahi Limited and Pooja Limited कितने से आपका 90.5 लाख एंड 97 लाख रिस्पेक्टिवली। टोटल पीसी का अमाउंट अगर ये है तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर बताने हैं। शेयर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 फेस वैल्यू है, तो शेयर टोटल 13 लाख आ गए। हम लोग क्या करेंगे, नेट एसेट की रेशो में आपका एलोकेट कर देंगे। माही के लिए बताना आपने, ठीक है। तो 13 लाख इंटू 90.5 डिवाइड बाई 187.5, ये आ गया आपका 627467, ऑप्शन ए आ गया। चले जी सर, आइए आगे बढ़ेंगे और अब हम इंड एस 115 के एमसीक्यू करेंगे। इंड एस 115 अप्लाई टू, इंड एस 115 अप्लाई होगा लीज पे नहीं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज बिटवीन एंटिटी इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज बिटवीन एंटिटी इन डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस, ऑप्शन डी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू बी अकाउंटेड फॉर अंडर इंड एस 115। देखिए हम 5 स्टेप मॉडल फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपका आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। उसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, ठीक। द पार्टी टू कॉन्ट्रेक्चुअल हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग ओनली, नहीं, आइदर राइटिंग और ओरली, ठीक है, या बिजनेस प्रैक्टिस के हिसाब से हो सकता है, ऑप्शन ए आ गया। एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टी, राइट, बिल्कुल ठीक है। एंटिटी कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म, बिल्कुल ठीक है। कॉमर्शियल सब्सटेंस ट्रांजैक्शन के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इज द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन टू विच एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू एंटाइटल इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉमिस गुड्स और सर्विस टू ए कस्टमर एक्सक्लूडिंग अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टी, ट्रांजैक्शन प्राइस आ गया। वेयर द पेनल्टी इज इनहेरिटेंट इन डिटरमाइनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ फॉर्म पार्ट ऑफ द वेरिएबल कंसिडरेशन। अगर पेनल्टी क्लोज है, इनहेरिटेंस है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसे वेरिएबल कंसिडरेशन मान के चलते हैं, ठीक। An entity shall account for a contract modification as a separate contract when the scope of the contract increase because of the addition of the promised goods or service that are distinct, the price of the contract increased by an amount of the consideration that reflects the entity is standalone selling price of the additional promised goods or service। देखिए स्कोप इंक्रीज हो रहा है और जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट आपका चार्ज हो रहा है, तो इस केस में दोनों कंडीशन हम लोग चेक करते हैं सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। To determine the transaction price for contract in which a customer promise consideration in form other than cash, an entity shall measure the non cash consideration at fair value। अगर नॉन कैश कंसिडरेशन तो हम लोग क्या करते हैं, फेयर वैल्यू के बेस पर डिटरमाइन करते हैं, ठीक। An entity has entered into a contract with a customer which does not meet the criteria for identifying the contract and entity has received consideration from the customer। देखिए स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर करते हैं, ठीक। अगर मान लो जब हम इसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कह रहा है does not meet the criteria for identifying the contract and entity has received consideration from the customer। हमने क्या किया, कस्टमर से कंसिडरेशन रिसीव कर लिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही, मतलब कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, ऐसे बोलूंगा, कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, ठीक। इन सच केस द एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज द कंसिडरेशन एज रेवेन्यू ओनली व्हेन एंटिटी हैज नो रिमेनिंग ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विस। देखिए हमने कंसिडरेशन रिसीव कर लिया, हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं बची है, एंड कंसिडरेशन प्रोमिस बाय द कस्टमर हैज बीन रिसीव्ड बाय द एंटिटी एंड इज नॉन रिफंडेबल। जो हमने कंसिडरेशन रिसीव किया वो नॉन रिफंडेबल है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है। द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड एंड द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इज नॉन रिफंडेबल, बिल्कुल ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है और आपका जो कंसिडरेशन रिसीव है नॉन रिफंडेबल है।
The entity has no remaining obligation to transfer goods or service to the customer, and all substantially all of the consideration promised by the customer has been received by the entity and is refundable. अगर refundable है तो उसके इसमें फिर हम revenue रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक। तो आपका either A और B आ जाएगा। Impairment loss as per Ind AS 115 shall be recognized in P&L. Question number 9. A Limited is engaged in manufacturing and selling of the designer furniture, ठीक है। It sell goods and on extended credit, ठीक है जी। A Limited sold furniture 80 लाख to a customer on 1 अप्रैल 23 और जो पेमेंट है वो आपका 12 मंथ के बाद रिसीवेबल है, किस रेट से? 3% से। देखिए, अगर हम जिस डेट पे गुड्स और सर्विस ट्रांसफर करते हैं, कंसिडरेशन बाद में रिसीव करते हैं, उसके हम क्या करेंगे? एज ए फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। लेकिन जो फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड करेंगे हम इस बेस पे डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे कि अगर कस्टमर के साथ हमने फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन की होती तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता, मतलब मार्केट के हिसाब से ये देखेंगे। देखिए बात समझिए, यहां पे मिस्टर ए हम है, ठीक है, मिस्टर बी कस्टमर है, हमने इससे गुड्स और सर्विस आज ट्रांसफर कर दी, पेमेंट हम 1 साल के बाद ले रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम इस केस में फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड करेंगे। अब फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? अगर ये दोनों मार्केट टर्म्स के हिसाब से फाइनेंस अरेंजमेंट करते तो डिस्काउंट रेट क्या होता, हम उसे क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे फाइनेंस इनकम के लिए। एग्रीमेंट में क्या रेट लिखा हो मैटर नहीं करेगा, ठीक। तो यहां पे देखिए फर्नीचर कितने का बेचा गया? आपका 80 लाख का, ठीक। और पेमेंट में ये बोल दिया कि जो इंटरेस्ट है वो किस रेट से आएगा? वो 3% के हिसाब से आएगा। तो मतलब 80 लाख प्लस 3%, 80 to 40 की पेमेंट आएगी टोटल, ठीक। लेकिन जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है आपका इस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन में वो 8% है, तो हम डिस्काउंट फैक्टर कितना यूज करेंगे? 8%। तो आपका 80 to 40 टोटल पेमेंट आएगी, डिवाइड बाय 1.08, 7629623, सॉरी 7629630, ये रिवेन्यू आ जाएगी और बाकी आपका इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा। इसके ऊपर आपका 8%, 610370। चलिए, Which of the following costs shall be recognized as an asset while obtaining a contract with a customer if the entity expect to recover those costs? आपका सेल कमीशन आ गया। On 1st January 25, S Limited entered into a contract with K Limited to sell 50 laptop at a price of 50,000, ठीक है, per laptop, and these were delivered in February 25. Determine revenue to be recognized by S Limited in 24-25 if 4 sets were found damaged at the time of receiving, hence returned by the K Limited। हम लोग क्या करेंगे? जो आपका कंट्रोल ट्रांसफर होगा जितने लैपटॉप का, दैट इज 46, उनकी रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। 50,000 के हिसाब से आपका अमाउंट आ गया 23 लाख। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका Ind AS 116 है। An entity is required to assess whether the contract is or contain a lease at or on inception of the contract में हम लोग चेक करते हैं। The lease payment shall be discounted using the interest rate implicit in the lease or general borrowing rate, या तो implicit interest rate हम लोग कंसिडर करते हैं, अगर वो नहीं तो फिर आपका इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लेते हैं, ठीक है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लीज पेमेंट शैल बी डिस्काउंटेड यूजिंग द आपका इंटरेस्ट रेट implicit in the lease or incremental borrowing rate. A lessee is required to measure the right of use asset in the financial statement initially at cost price पे। Lease term include the period covered by an extension option if the exercise of that option by the lessee is reasonably certain। अगर मान लो एक्सटेंशन ऑप्शन है तो हम लोग उसे तभी कंसिडर करते हैं जब हम रीजनेबली सर्टेन होते हैं। ऑप्शन सी। इन केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट दैट कंटेन ए लीज कंपोनेंट एंड वन और मोर एडिशनल लीज और नॉन लीज कंपोनेंट, जैसे मान लो हमने 2 सेट लीज पे लिए या एक सेट लीज पे और एक आपका नॉन लीज कंपोनेंट है। Lessee is required to allocate the contract consideration to each lease component on the basis of their relative standalone price. According to Ind AS 116, lease liability does not include, लीज लाइबिलिटी में क्या क्या नहीं आएगा? पीवी ऑफ द फिक्स पेमेंट आता है, जीआरवी आता है, यूजीआरवी नहीं आता, क्योंकि लीज लाइबिलिटी लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, an entity shall revise the lease term if there is a change in non-cancelable period. According to Ind AS 116, the right of use asset in the books of the lessee shall be depreciated over the, देखिए राइट ऑफ यूज एसेट को हम लोग क्या करते हैं, हम
डेप्रिसिएट करते हैं ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट और लीज टर्म विच एवर इज लोअर, ठीक, लोअर ऑफ द लीज टर्म एंड द असेट यूजफुल लाइफ। अकॉर्डिंग टू इंड AS 116 इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द राइट ऑफ यूज असेट डज नॉट इंक्लूड लीज लायबिलिटी आएगा, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रेस्टोरेशन कॉस्ट आएगी, कॉन्टिजेंट रेंट नहीं आएगा। AT लिमिटेड इनिशिएटेड ए लीज फॉर 5 ईयर in respect of the equipment costing 34, 51, 640 with an expected useful life of 8 years, ठीक है जी। The asset would revert to Bharat Limited under the lease agreement. The unguaranteed residual value of the equipment after the expiry of the lease term is estimated at 2 लाख। देखिए जब असेट 5 साल के बाद वापस आएगी तो उस केस में वो कह रहा है कि जो यूजीआरवी वो 2 लाख का एस्टिमेट आ रहा है, ठीक, मतलब 2 लाख यूजीआरवी की वैल्यू आएगी। द इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, ठीक है जी। The annual payment have been determined in such a way that the present value of the lease payment plus the residual value is equal to the cost of the asset। देखिए वो ये कह रहा है कि cost of the asset ये है, ठीक, और लीज पेमेंट इस हिसाब से डिटरमाइन की गई है कि अगर कॉस्ट ऑफ असेट में से हम लोग क्या करते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि लीज पेमेंट प्लस दिस, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको कॉस्ट ऑफ द असेट के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट द अर्न फाइनेंस इनकम। अर्न फाइनेंस इनकम का फॉर्मूला होता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब है टोटल लीज पेमेंट इंक्लूडिंग जीआरवी एंड यूजीआरवी माइनस सर आपका नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ग्रोस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये टोटल कॉस्ट है, ये अमाउंट आपका 2 लाख जो है 5 साल के बाद रिकवर होगा एज ए यूजीआरवी। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो 2 लाख इंटू 0.4972 99440। बाकी हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट की रिकवरी करेंगे लीज पेमेंट के रूप में, ठीक है। $33,52,200 डिवाइड बाई आपका आएगा एन्युटी फैक्टर ऑफ द डिस्काउंट फैक्टर 0.8696 प्लस 0.7561 0.6575 0.5718 0.4972 3.3522। तो ये आपका एनुअल लीज पेमेंट आ गया 10 लाख पर एनम। तो 10 लाख इंटू 5 लीज पेमेंट आ गई 50 लाख प्लस आपका यूजीआरवी 52 लाख आ गया ग्रोस इन्वेस्टमेंट। इन सब की पीवी आ जाएगी तो 52 लाख माइनस 34,51,640 1748 360, ये आपका आ गया अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए लिमिटेड लीज ए मशीन विद ए फेयर वैल्यू ऑफ आपका 165 फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर अंडर ए फाइनेंस लीज, ठीक है। द इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन नेगोशिएटिंग द लीज वर आपका 1250। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ इम्प्लिसिट इन द लीज इज 158,400। तो लीज लायबिलिटी आपका आ गया 158,400 अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड AS 116 लीजेस द अमाउंट फॉर विच मशीन वी रिकॉग्नाइज इन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका इनिशियल लीज लायबिलिटी प्लस डायरेक्ट कॉस्ट दैट इज 1250। ये अमाउंट आ गया आपका 159,650। आगे बढ़ेंगे। एनबीएफसी नेक्स्ट चैप्टर। इंड AS इज एप्लीकेबल टू एनबीएफसी ऑन एंड फ्रॉम 1 अप्रैल आपका 18। देखिए अगर मैं कंपनियों की बात करूं तो 1 अप्रैल 15 से वॉलंटरी था, 1 अप्रैल 16 से आपका फेज 1 में कंपनियों को कवर किया गया था, जिसके अंदर आपका वो कंपनियां थी जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा थी, ठीक, होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट, ठीक। 1 अप्रैल 17 से उन कंपनियों को कवर किया गया जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है या फिर वो लिस्टेड है इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, ठीक। एनबीएफसी के केस में 1 अप्रैल 18 को वो एनबीएफसी कवर की गई थी जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, और 1 अप्रैल 19 से वो एनबीएफसी कवर की गई है जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है या फिर आपका लिस्टेड है इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, ठीक। तो 1 अप्रैल 18 आंसर आ जाएगा और आप इसे बिल्कुल आराम से याद कर सकते हैं। 15 वॉलंटरली, 16 17 कंपनियों के लिए, एनबीएफसी 18 19, ठीक। 500 करोड़ यहाँ पे, 500 करोड़ यहाँ पे, 250 करोड़ और मोर, 250 करोड़ और मोर, या आपका लिस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। एज पर सेक्शन 45I F of RBI Act 1934 in NBFC company means
ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज ए कंपनी, बिल्कुल ठीक है। ए नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज ए कंपनी एंड विच इज हैज इट प्रिंसिपल बिजनेस द रिसीविंग ऑफ द डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट और इन एनी अदर मैनर और लैंडिंग इन एनी मैनर, बिल्कुल ठीक है। सच अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और क्लास ऑफ सच इंस्टीट्यूशन एज द बैंक मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई, बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ऑन 31 मार्च 25 ए एनबीएफसी हैज इट्स एडवांसेस क्लासिफाइड एज फॉलोज। स्टैंडर्ड एसेट पे हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं आपका 0.4%। अगर नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है तो उसके हम लोग क्या करते हैं 0.25% कंसिडर करते हैं, ठीक। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, सिस्टमिकली मान के चलते हैं, ठीक। सब स्टैंडर्ड पे आपका 10% है। सिक्योर पोर्शन ऑफ डाउटफुल असेट अप टू 1 ईयर 20% और 1 to 3 ईयर आपका 30%। हाँ जी, 16,000 इंटू 0.4% 64, 1780 इंटू 10% 178, 350 इंटू 20% 70, 140 का 30% आपका 42, 354 ऑप्शन ए। द टर्म पब्लिक फंड इंक्लूड डिवेंचर, बिल्कुल। फंड रेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू पब्लिक डिपॉजिट, बिल्कुल ठीक है। बैंक फाइनेंस, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। आइए इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें मैंने सारे के सारे थ्योरी के चैप्टर कवर किए अदर देन गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया। आइए लास्ट चैप्टर चलते हैं। क्वेश्चन 1, रिपोर्ट इज एन एनालिटिकल टूल फॉर डिस्प्लेइंग ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड फैक्ट इनसाइट एंड मैट्रिक्स टू इंप्रूव वर्कफोर्स परफॉर्मेंस, रिक्रूटिंग प्रोसीजर एंड अदर इंपॉर्टेंट एचआर ऑपरेशन, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। 4P bottom line reporting concept require an organization to report on social, environmental, economic और आपका spiritual, option C। As per section 135 of the Company Act 13, corporate social responsibility provision are applicable to a company if during the immediately preceding financial year it has net worth कितनी होनी चाहिए 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, या फिर आपका नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ या उससे ज़्यादा। और लिख रहा है यहाँ पे, हाँ जी, ऑप्शन सी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपने बताना कि कौन सा इसमें ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स कौन सा है। XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ट्रू। XBRL स्टैंड फॉर एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ट्रू। EVA is a performance measure developed by assessment company to find true economic profit generated by a company, आपका ट्रू। नो ट्रू मांगा इसने ना, नन ऑफ द अबव आ गया। With respect to integrated reporting, which of the following is not true? An integrated report is necessary to be a standalone report. नहीं, जरूरी नहीं कि standalone report मतलब integrated report necessarily है कि standalone report हो, तो आपका ये not true है। The framework of the integrated reporting is written primarily for private company, बिल्कुल true है। A report prepared as required by local law containing a management commentary or other report that provide context for its financial statement can serve the purpose of the integrated reporting, बिल्कुल ट्रू है। नन ऑफ द अबव आपका नोट ट्रू में ऑप्शन ए आ गया, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द अर्निंग कॉल्स, सेफ हार्बर स्टेटमेंट, यस। प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट, यस। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, यस। एग्जामिनेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, नो, ये नॉट ए पार्ट ऑफ द अर्निंग कॉल है, ऑप्शन डी आ गया। चलिए जी, इसी के साथ एमसीक्यू समाप्त होते हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ना सब दोस्तों शेयर करना है। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया था, आप क्या करेंगे, रमनदीप सर के नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे अपना नाम, CMA फाइनल, और फिर उसमें लिखेंगे सुपर 177 MCQ CMA फाइनल CFR। और भी बहुत प्यारी प्यारी कंटेंट की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।